बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद सुबह की सोच में। मैं हूँ गज़ल अशरफ। मुझे कहते हैं हुसैन लियाकत, और आपको खुश आमदीद भी हो गया, वेलकम भी हो गया। लेकिन आज गज़ल की बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे गज़ल। आपको आपका जो जन्मदिन है वो मुबारक हो। और आज ये बड़ी हो गई हैं और अब ये बड़े हो गए, बड़ा ये नहीं पूछेंगे कि मेरी कितनी एज हो गई है। अब ये बड़ी हो के बड़े बड़े काम करेंगी, और पहले ये छोटे काम कर रही थी, अब ये बड़े काम करेंगी। थैंक यू सो मच। ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे अपनी सोशल स्टोरीज़ के साथ। और मेरे पास स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी खबरें हैं। स्टूडेंट्स के लिए मेरिट पर मबनी स्कॉलरशिप का कार्ड का इजरा किया गया है। हुनरमंद पंजाब प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान भर के स्टूडेंट्स इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। हुनरमंद पंजाब के सोशल मीडिया पेज पर जारी पैगाम में स्टूडेंट्स को मुखातिब करते हुए कहा गया है कि वो अपने मुस्तकबिल को तब्दील करने का मौका ज़ाया ना करें। पोस्ट में बताया गया कि अहलियत के मयार पर पूरा उतरने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो 100% मुफ्त IT ट्रेनिंग्स प्रोग्राम में शरीक हो सकते हैं। इस स्कॉलरशिप कार्ड के साथ स्टूडेंट्स मुफ्त लैपटॉप, सोलर पैनल्स, ई-बाइक्स और स्कॉलरशिप के फ़वाइद और खुसूसी ताउन हासिल कर सकते हैं। और पोस्ट में मज़ीद भी कहा गया कि ये प्रोग्राम पाकिस्तान में हर उस तालिब इल्म के लिए है डिज़ाइन किया गया है जो अपनी सलाहियतों को अपग्रेड करना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है। ऐसे स्टूडेंट्स जो एक मजबूत कैरियर बनाना चाहते हैं और एतमाद के साथ डिजिटल मुस्तकबिल में कदम रखना चाहते हैं, उनका ताल्लुक किसी भी शहर से हो, देहात से हो, गांव से हो, ये मौका उनके लिए है कि जल्द अप्लाई करने के लिए उनकी हौसला अफजाई भी की गई है। और बताया गया है कि सिर्फ जो भी पुरजोश स्टूडेंट्स हैं, हौसलामंद स्टूडेंट्स हैं, वो ये स्कॉलरशिप कार्ड जीतेंगे। जबकि अप्लाई करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ नंबर भी शेयर किया जाएगा और ये तमाम तर डिटेल्स भी आपके साथ शेयर की जाए। सोची ये बहुत ही अच्छा और एक इम्पैक्टफुल आप ये कहें कि इनिशिएटिव है फ्रॉम पंजाब गवर्नमेंट। जब से मरीम नवाज साहिबा आई है ना, हम देख रहे हैं कि पंजाब में बहुत सारे तरक्याती काम भी हो रहे हैं। ई-बाइक्स के हवाले से हमने बात की थी, फिर उसके बाद स्कूटीज़ के हवाले से, फिर वो जो लोन की स्कीम थी वो भी हमने डिस्कस की, लैपटॉप की स्कीम डिस्कस की, अब ये IT से रिलेटेड। फिर जो वाईफाई हम देख रहे हैं कि अभी भी जब आप बाहर जाएंगे कुछ एरियाज़ में तो वहाँ पर वाईफाई नवाज शरीफ के नाम से भी आ रहा है। तो बहुत सारे स्टेप्स जो हैं वो मरीम नवाज साहिबा वक्तन फवक्तन भी ले रही हैं स्टूडेंट्स के हवाले से भी। तो चीज़ अच्छी है, उसको सराहना चाहिए और हम उसको सराहते भी हैं। और अब देखते हैं कि जिस तरह से ये स्कॉलरशिप अनाउंस की गई है इस हवाले से, IT प्रोग्राम्स के हवाले से, तो ये बच्चों कितने इससे मुस्तफ़ीद होते हैं और इसके हवाले से क्या कुछ डिटेल्स आगे चलकर हमारे सामने आती हैं। आगे बढ़ते हैं और पंजाब हुकूमत की ही जानिब से आपको खबर देंगे कि अब पतंगबाजी की इजाज़त का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर के दस्तखत से बसंत मनाने की मशरूत इजाजत का ऑर्डिनेंस जारी किया गया। बसंत काफी अरसे बाद मनाई गई, हमारे बचपन में मनाई जाती थी, अब ये जाके फिर पाबंदियां लग जाती बुढ़ापे में मनाई जाएगी। लोग मनाते थे लेकिन छुप छुप जवानी के बाद। अच्छा, अभी आप बुढ़े नहीं हुए वैसे, आप अपने आप को क्यों कह रहे हैं ऐसे? अच्छा, ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया जिसके तहत अब ये होगा कि बसंत के लिए शराइत मुकर्रर की गई हैं जिनकी खिलाफ वर्जी पर कैद और जुर्माने की सजाएं मुकर्रर की गई हैं। ऑर्डिनेंस के मुताबिक पंजाब में 2001 में पतंगबाजी पर पाबंदी लगी थी और 25 साल बाद पतंगबाजी की दोबारा से इजाज़त दे दी गई है। ताहम 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंगबाजी नहीं कर सकेंगे। खिलाफ वर्जी पर वालिद या फिर सरपरस्त जो भी होगा वो जिम्मेदार होगा। ऑर्डिनेंस में यह भी कहा गया है कि सिर्फ धागे से बनी डोर ही पतंगबाजी की इजाज़त होगी, इस्तेमाल की जाएगी। धाती या फिर तेज़ धार आप ये कहें कि मांझे से बनी डोर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा। उसका ऊपर सख्ती से आपको मना किया जा रहा है, सजाएं भी होंगी और कम अज़ कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा हो सकती है। और ज़िला के अंदर हर मोटरसाइकिल मुतय्यन करदा हिफाजती तदाबीर के मुताबिक चलाई जाएगी। ऑर्डिनेंस के मुताबिक मशकूक मकाम या फिर मकाम की तलाश का हक भी दिया गया है और जुर्म नाकाबिले ज़मानत होगा। 18 साल से कम उम्र बच्चों के कानून की पहली खिलाफ वर्जी पर 50,000, दूसरी बार 1 लाख रुपए जुर्माना होगा और अदम अदायगी जुर्माने पर वालिद या फिर जो भी सरपरस्त होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पतंगबाजी की जितनी भी एसोसिएशंस हैं मुतल्लिका ज़िला के डिप्टी कमिश्नर के पास रजिस्टर्ड की जाएंगी। मजीद क्या कहा गया ऑर्डिनेंस में वो ये है कि जितनी भी पतंगे हैं वो रजिस्टर्ड दुकानदारों से ही आप खरीद सकेंगे। हर रजिस्टर्ड दुकानदार को एक QR कोड दिया जाएगा, वो मुंसलिक होगा उसके साथ और पतंग पर भी QR कोड होगा जिससे पतंग बेचने वाले की शिनाख्त हो सकेगी, डोर बनाने वालों की भी रजिस्ट्रेशन होगी और QR कोड से उनकी भी शिनाख्त होगी। तो ये कवानीन है, इसके बाद बसंत आप मनाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। वो क्या
क्या कह सकते हैं हम कि कुफ्र टूटा खुदा 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 करके, और फाइनली पंजाब में अब हमने देखा है कि काफ़ी अरसे से बसंत नहीं मनाई जा रही थी, तो अब आपको बसंत यहाँ पे नज़र आएगी। और उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि दो बड़े अहम पॉइंट गज़ल ने यहाँ पे रेस किए हैं, और ये बड़े ज़बरदस्त है। एक तो QR कोड का इन्होंने बिल्कुल आखिर में बता दिया कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अब पतंग पर भी होगा पर QR QR कोड होगा, और उसका ये भी पता चल जाएगा कि कहाँ से खरीदा गया। इसके अलावा जिस टॉपिक के ऊपर कल हमने बात की थी, जो कम उम्र बच्चों के हवाले से आपने बात की है कि कम उम्र बच्चे, जिस तरह हम कह रहे थे कि उनको गाड़ी क्यों देते हैं, इस तरह की चीज़ें क्यों करते हैं, तो अब अगर कोई भी कम उम्र इस तरह से पतंगबाजी करेगा तो उसको नहीं पूछा जाएगा, उसके वालिदैन को पूछा जाएगा, उसके वालिदैन को कटारे में लाया जाएगा, जेल की राहें दिखाई जाएंगी। सो दैट इज़ वेरी गुड। जब आप वालिदैन के ऊपर कदम लगाएंगे ना, तो बच्चे खुद ब खुद वो ठीक कर लेंगे। अच्छा, आप ये सब कुछ आपने बताया मुझे, अब ये स्टोरी सुनने के बाद ये भी माइंड में ख्याल आ रहा है कि जो ये तो बसंत का हुस्न है कि जब आपकी पतंग कट जाती है तो दूसरी आप लूटने के लिए जाएं, तो लूटने वाले के ऊपर भी कोई शराइत होंगी कि आपने लूट दिया या फिर नहीं, क्योंकि जाहिर है इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं एक बसंत। लेकिन चले, वैसे भी लोग मनाते थे, छुप छुप कर मनाते थे, फिर उनको पकड़ लिया जाता था, हवालात में बंद होते थे, फिर जुर्माने होते थे। लेकिन अब इजाज़त तो दे दी गई है, लेकिन मशरूत इजाज़त है, ये खिलाफ वर्जियाँ ना हो तो बेहतर है। बिल्कुल ऐसे है। ख़वातीन के साथ आगे बढ़ते और आगे बढ़ते हुए आपको एक और इंफॉर्मेटिव खबर देते हैं। पूरे पाकिस्तान में जब पेट्रोल की कीमत के हवाले से बात होती है, डीजल की कीमत के हवाले से बात होती है, तो सबको 15 दिन बाद तो हम भी आगाह करते हैं, गवर्नमेंट भी आगाह करती है, डिफरेंट मीडिया आउटलेट्स भी आगाह करती हैं, सोशल मीडिया भी आगाह करते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि एक शहरी फी लीटर पेट्रोल या फिर डीजल पर कितना टैक्स देता है? जो पेट्रोलियम डिवीजन के सोर्सेज हैं, उन्होंने कुछ हकायक शेयर किए, आदाद व शुमार शेयर किए हैं। सोर्सेज के मुताबिक फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 37% टैक्सेस शामिल होते हैं। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में आप 96 रुपये 28 पैसे के टैक्सेस देते हैं, और 1 लीटर डीजल की कीमत पे आप 34% टैक्सेस देते हैं। मतलब कि 1 लीटर डीजल के पीछे आप 94 रुपये 92 पैसे के टैक्सेस देते हैं। मतलब कि मैं आसान अल्फाज में आपको समझाता चलूँ तो आजकल अगर 264 रुपये का आप पेट्रोल खरीदते हैं तो उसमें तकरीबन 100 रुपये के टैक्सेस हैं। तो पेट्रोल की जो ओरिजिनल कीमत है वो आज भी पाकिस्तान में 150 रुपये की है। ज़रा का कहना है कि पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कस्टम ड्यूटी के हवाले से लिया जाता है। इसमें कस्टम ड्यूटी भी होगी, इसमें लेवी भी ली जाती है, डिफरेंट किस्म के टैक्सेस हैं जो कि लिए जाते हैं। और गाय बगाए जब हम देखते हैं कि डीजल पर ये टैक्स कस्टम ड्यूटी पेट्रोलियम और क्लाइमेट लेवी की मद में भी लिया जाता है, लेकिन गाय बगाए जब हम देखते हैं कि इनकी प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में कम हो रही हैं, तो होता ये है कि जब प्राइसेस कम होती हैं, पेट्रोल पीछे से कम में आता है, तो हम ये करते हैं कि अपनी प्राइस को वहीं पे रखते हैं 250, 60, 70 की जहाँ पे हम बेच रहे होते हैं, वहाँ पे हम लेवी को ऊपर कर देते हैं, टैक्स को ऊपर कर देते हैं। सो ये भी गोरखधंधा बीच बीच में चल रहा है। अच्छा, वैसे आप जो हसनैन बताएं, हम कौन सी चीज़ पे टैक्स नहीं देते? हर चीज़ पे तो हम टैक्स देते हैं। पैसे आ रहे हैं उस पे टैक्स, पैसे जा रहे हैं उस पे टैक्स, कोई चीज़ खरीद रहे हैं उस पे टैक्स, मेकअप खरीद रहे हैं, पेन खरीद रहे हैं, कॉपी खरीद रहे हैं, छोटी से छोटी चीज़ पर तो आप टैक्स दे रहे हैं। कौन सी ऐसी चीज़ है कि हम जिस पे टैक्स नहीं दे रहे? तो बात ही खत्म हो जाती है। अब आपको लिए चलते हैं जी कराची, जहाँ पर आपको पता है कि जितना अफसोसनाक वाक़या हुआ, जिसके ऊपर हमने स्टोरी भी की, पूरे पाकिस्तान ने वो स्टोरी देखी और सब ने जिस तरह से गम का इजहार भी किया। कराची की नीपा चुरंगी के करीब खुले मेन होल में गिरने वाले बच्चे इब्राहिम के वालिद का इसके हवाले से पहले शॉर्ट भी है, वो भी सुन लेते हैं। चलें पहले वो सुन लेते हैं। 14 घंटे पानी में रहा है वो, कोई निकालने नहीं आया। हुकूमत से मैं यही कहूँगा, जहाँ जहाँ गटर खुले हुए हैं उसके ढक्कन नहीं लगा सकते, तो अब उसके ढक्कन में लगाना इंशाल्लाह ताला शुरू करूँगा, ताकि दूसरे बच्चे की किसी की जान नहीं जाए। तो स्टोरी भी मैं आपको यही बताने वाली थी कि जो बच्चे के वालिद थे इब्राहिम, उनका ये बयान सामने आया है और यह अहम बयान है। उन्होंने कहा है कि अगर ढक्कन नहीं लगवाए जाते तो मैं लगवा दूंगा। गैर मुल्की मीडिया से बात करते हुए इब्राहिम के वालिद ने रोते हुए कहा कि मैं किसी को क्या कहूँ, मेरा बच्चा तो चला गया है, उनके खिलाफ अब कौन कार्रवाई करेगा। और हकीकत भी यही है। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि अगर हुकूमत गटरों के ढक्कन नहीं लगवा सकती तो ये काम मैं शुरू कर लूँगा, ताकि किसी दूसरे बच्चे की जान ना जाए। और फिर उन्होंने उन लोगों से कहा कि मेरा नंबर आप लिख लें, मुझे फ़ोन करें और उनके घर के आगे के जितने भी गटर खुले हुए हैं उनके ढक्कन मैं आकर लगवा दूंगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स के आगे भी खुले मेन होल्स के ढक्कन मैं ही लगवाऊंगा। बिल्कुल ऐसे, ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट स्टोरी है जो कि हमें कराची से हमने डिस्कस भी की थी, इस हवाले से सेगमेंट भी किया था। देखिए, दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है, मार्स की बातें कर रही है,
लेकिन हम अभी भी कराची एक में मामूली सा काम नहीं ढक्कन कर के पा हवाले से बात कर रहे हैं कि ढक्कन लगा है या नहीं लगा। इस हवाले से एक बड़ी हौसला अफजा खबर ये भी है कि मेयर कराची ने माफ़ी भी मांगी है, लेकिन माफ़ी से काम नहीं चलेगा। मेरा ख्याल है कि आपको इसके हवाले से प्रैक्टिकल काम भी करना चाहिए, और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपने देखना है। आपने ये ढक्कन या इस तरह की चीज़ें अगर 2025 में इस डिजिटल दौर में जहाँ पे दुनिया स्पेस के साथ तरक्की कर रही है, हम अगर ढक्कन को ही देखेंगे तो डैट विल बी वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम तरक्की किस तरह से करेंगे कि हम अभी कराची के ढक्कन को ही गिन रहे हैं कि ढक्कन लगे या नहीं लगे। लेकिन आप पता है इस स्टोरी के बाद आप सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी स्टोरीज सामने आ रही हैं, कोई मीम्स बन रही हैं, कोई एआई से जनरेट करके वीडियोस आ रही हैं जिसमें मतलब ऐसे ही लड़की गटर में गिर जाती है, फिर उसको बाहर निकाल लिया जाता है। तो अब इस तरह की बहुत सारे मैसेजेस भी आए जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये भी सोशल मीडिया को भी अब सोचना चाहिए कि सोशल मीडिया में भी अब इब्राहिम उनको मिला था, अनफॉर्चुनेटली उसका ये वाकया हो गया, तो अगले 3-4 दिन इब्राहिम ट्रेंडिंग पे होगा और उसके बाद हम देखेंगे कि कोई नया वाकया सोशल मीडिया पे हमें ट्रेंडिंग पे नजर आएगा। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो सोशल मीडिया है या फिर मीडिया है, हम सारे ट्रेंड्स के साथ चलते हैं। जो बात जुबान ज़द आम होती है, जो बात मार्केट में गर्म होती है, उसको हम पिक कर लेते हैं, और जो ही हम देखते हैं कि उसकी अफादियत कम हो रही है उसको हम छोड़ देते हैं। और इस तरह के बहुत सारे केसेस हमने देखे। अब यहाँ पे गवर्नमेंट का काम है कि इस तरह के केसेस को जब रिपोर्ट होते हैं तो उसके बाद प्रॉपरली उसके ऊपर इंप्लीमेंट करके ढक्कन या इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जा सकता है। खवातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं ये इसी रिलेटेड स्टोरी है जिस रिलेटेड हम बात कर रहे हैं कि ग्लोबल इंडेक्स की अब बात करते हैं, जहाँ पे दुनिया के पुरअमन तरीन ममालिक की फहरिस्त जारी कर दी गई, जिसमें 163 ममालिक का तज्जिया किया गया। आलमी खबर रसाई इदारे के मुताबिक ग्लोबल पीस इंडेक्स में ममालिक की दर्जाबंदी के लिए जराइम की शरह को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। इसके अलावा फौजी मामला, सियासी अदम इस्तेहकाम और मुल्क के अंदरूनी तनाज़ात और इख्तलाफात को भी मद्देनज़र रखा जाता है। इन ममालिक के तालीम, इंसाफ, सेहत और समाजी बहबूद के निज़ाम समेत डिजिटल जो सिक्योरिटी है उसकी और बुनियादी सहूलतों की दस्तियाबी का भी जायज़ा लिया जाता है। इन तमाम उमूर की बुनियाद पर सबसे ज़्यादा महफूज मुल्क का एजाज़ 2008 से ताहाल आइसलैंड के पास ही है। इसके बाद आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रिया की बारी आती है। सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड, पुर्तगाल, डेनमार्क, स्लोवेनिया और फिनलैंड बिलतरतीब 5 से 10वें नंबर पर मौजूद हैं। इस फहरिस्त में मलेशिया 13वें नंबर पर पहला मुस्लिम मुल्क है। पाकिस्तान का नंबर माशाल्लाह से 144वां है, जबकि हमारे पड़ोस अफगानिस्तान का नंबर 158 है और रूस का नंबर सबसे आखिरी यानी कि 163वां है। इजराइल भी 155 नंबर पे आता है, जबकि भारत का नंबर 115 है। सो जितने भी हमारे पड़ोस के मुल्क हैं उनके भी हालात ठीक नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि जी जिस 2008 से लेकिन ये मुझे इसकी मईशत भी देखी जाती है, फौजी राब्ते भी देखे जाते हैं, सफारतकारी भी देखी जाती है। तो हमारे तो फौजी राब्ते और सफारतकारी तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हम कितने माशाल्लाह से तरक्की कर गए हैं, फिर भी 144 नंबर 44वें पे है। हम उम्मीद करते हैं कि 2008 से जिस मुल्क के पास ये एजाज है, कभी पाकिस्तान का भी नाम उस फहरिस्त में शामिल हो जाएगा। उम्मीद ही रहेगी आपकी, इंशाल्लाह बता रहा हूं आपको, उम्मीद ही रहे। उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। हाँ, बस आप भी कायम रहिए। आगे बढ़ते हैं। अब आपको ले चलते हैं रूस, जहां पर रूस के एक मारूफ एथलीट ने दावा किया है कि उन्होंने फजा में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर फुटबॉल मैच खेलकर नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर लिया है। उनके मुताबिक ये मैच 1800 मीटर यानी तकरीबन 5900 फीट की बुलंदी पर एक हॉट एयर बैलून पर मुनक्किद किया गया, जहां वो उनकी टीम फजा में मुअल्लक छोटे से ग्राउंड में फुटबॉल खेलते रहे। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि खिलाड़ी नहायत एहतियात के साथ बैलून की टोकरी में बॉल को एक दूसरे की तरफ पास कर रहे हैं, जबकि पस मंजर में नीचे फैला हुआ ज़मीन का दिलफरेब नज़ारा भी है। कितना डरावना होगा वैसे अगर देखने में, तो अभी यूं तो इजी लग रहा है। साथ ही एक तैयारा मुसलसल बैलून के गिर्द चक्कर लगाते हुए भी दिखाई दे रहा है और रूसी एथलीट का कहना है कि दुनिया में पहली बार हुआ है कि फुटबॉल का बाकायदा खेल इतनी ज़्यादा बुलंदी पर किसी हॉट एयर बैलून में खेला गया हो। उनके मुताबिक ये कारनामा ना सिर्फ जिस्मानी महारत बल्कि ज़बरदस्त एसाबी मजबूती का भी सबूत है, क्योंकि तेज़ हवा और महदूद जगह खेल को मज़ीद मुश्किल बना देती है। और उनके इस दावे ने इंटरनेट सार्फिन को भी काफ़ी हैरान कर दिया, जैसे मैं हैरान हुई। अभी बहुत से लोग इसे बहादुरी और जिद्दत की मिसाल भी करार दे रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे गैर ज़रूरी ख़तरा मोल लेने के मुतरादिफ भी कह रहे हैं। ताहम इसमें कोई शक नहीं है कि ये तजुर्बा मुनफरिद तो है ही
और दुनिया भर की तवज्जो का मरकज भी बन रहा है, लेकिन काफ़ी डेंजरस भी है। बिल्कुल ऐसी है, ये हमने देखा है। जिस तरह गज़ल सोशल मीडिया की भी आपने आखिर में बात की कि बहुत सारे लोगों ने इसको सराहा है। डिफरेंट राय तो आपको मिलती है हर जगह पे, पॉजिटिव भी मिलती है, नेगेटिव भी मिलती है, लेकिन जब से सोशल मीडिया भी सामने आया तो हमें इस तरह के एडवेंचर सोशल मीडिया के बाद ही नज़र आते हैं। बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि वो इस तरह का एडवेंचर करें, फिर वो सोशल मीडिया पे पॉपुलर हों, उनको व्यूज़ मिलें। सो ये भी उसी तरह ही था, क्योंकि इनको सोशल मीडिया पे भी व्यूज़ मिल गए और अब माशाल्लाह से ये हमारे प्लेटफॉर्म के अलावा पूरी दुनिया के जो टीवी है वहाँ पे भी ये डिस्कस हो रहे हैं। सो इस तरह के काम में ख़तरा भी मोलना पड़ता है, लेकिन आप पॉपुलर ज़रूर हो जाते हैं। ख़वातीन और साथ आगे बढ़ते हुए आपको एक ज़बरदस्त से हवाले से बताते हैं। सर्दियों की आमद के साथ ही पेशावर की अफ़गान कॉलोनी में सिलाई मशीनों की जो गिड़गिड़ाहट है उसकी आवाज़ें बढ़ जाती हैं, जहाँ दिन भर कारीगर मशीनों पर बैठकर हाथों की हरकत से दीदा ज़ेब और खूबसूरत लेदर जैकेट्स तैयार करते हैं। और वही ये लेदर जैकेट्स जो सिर्फ अंदरून मुल्क ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क भी पसंद की जाती हैं। पेशावर से देखते हैं मोहम्मद फयाज की ये रिपोर्ट। आज आपको पेशावर के एक ऐसे इलाके में लाया हूँ, एक ऐसे इलाके की सैर कराऊंगा और जो कभी अफगानियों के हवाले से, इनकी रिहाइश के हवाले से मशहूर था, लेकिन अब ये इलाका लेदर की जैकेट और लेदर की मलबूसात के हवाले से बहुत बड़ी मार्केट जो है वो बन चुकी है। ना सिर्फ पेशावर में बल्कि खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर में जो है ये मार्केट जो है मशहूर है लेदर की जैकेट के हवाले से। आइए मैं आपको सैर कराऊंगा, यहाँ पर दीदा ज़ेब और खूबसूरत लेदर की जैकेट जो है वो भी दिखाऊंगा, इनके रेट्स वगैरह के हवाले से आपको बताऊंगा और यहाँ पर जो माहिर कारीगर है उनसे भी बात करूंगा। तो मेरे साथ रहिए, आइए देखते हैं इस हवाले से। कीमत है 10,000 का। ये अक्सर लड़की पहनती है, इधर से ज्यादा ये डिजाइन चलती है। ये बहुत लीडर अच्छी क्वालिटी, ये भी बड़ी उम्र वाली का है। डिजाइन बिल्कुल सिंपल और ये जो डिजाइन जो है ये भी अक्सर लड़की से पहनते हैं और रंग क्वालिटी सब कुछ अच्छी चीज से बनाई हुआ था। कीमत इसमें 10,000 का है। इस वक्त मेरे साथ उस्ताद जो माहिर है इस काम के, उस्ताद इब्राहिम हुसैन अब्बासी साहब मौजूद है। इनसे बात करेंगे कि ये लेदर की जैकेट्स और मलबूसात किस तरह तैयार होती है, कितनी लागत आती है इस पे और क्या जो तरीक़ाकार है इनका। मेरा नाम इब्राहिम हुसैन अब्बासी है, मैं अब्बास से मेरा ताल्लुक है। तो ये इस मार्केट में कम से कम 35-40 साल से ये काम हो रहा है जो है ना, और आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह हरूज पकड़ रहा है जो है ना। पहले कम था मगर अब ज्यादा हो रहा है जो है ना। जो दूर दराज से लोग आते हैं, इस्लामाबाद से आते हैं, लाहौर से भी आके यहाँ खरीदारी करते हैं और बाई हैंड ये बाहर यूरोप मालकों में लेके जाते हैं लोग जो है ना। बिल्कुल जी, क्या ज़बरदस्त पैकेज था ये। और जो मशीनों की गड़गड़ाहट होती है ना, आराम से बैठ के कपड़े सिलाई करना और फिर तरह तरह के डिज़ाइन बनाना, वो वैसे ही दिल मोह लेते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त पैकेज था ये मोहम्मद फयाज का। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब एक अजीबो गरीब सा आपको वाकया बताते हैं तांदलियावाला से, जहां पर बीवी की जानिब से शोहर की ज़बान काटने पर आईजी पंजाब के नोटिस के बाद मुतासरा शख्स के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ होने वाले हौलनाक वाक़े ने इलाके में सनसनी फैला दी है। मुकदमे के मतन के मुताबिक इरम रमज़ान ने घरेलू झगड़े के दौरान अपने शोहर मोहम्मद ज़हीर की दांतों से ज़बान काट डाली और ज़हीर बोलने से मुकम्मल तौर पर महरूम हो गया और इब्तदाई तौर पर रिश्तेदारों की मुदाखलत की वजह से मुतासरा शख्स ने मुकदमा दर्ज ना करवाने का फैसला किया। मगर जब ये वाक़या सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, नुमाया हुआ, तो मामला आला हुकाम तक भी पहुँच गया और आईजी पंजाब ने वाक़े का सख्त नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म भी दिया, जिसके बाद पुलिस ने ज़हीर के बड़े भाई तनवीर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया। आज हम इसी पर बात करेंगे कि असल वजह क्या है, हुआ क्या मामला। बिल्कुल ऐसे हमारे साथ महमूद अहमद साहब हमारे फैसलाबाद से मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। सबसे पहले तो इस हवाले से हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा, ये अंदोनाक वाक़या कब पेश आया और कब सोशल मीडिया की जीनत बना और अब ये ज़ुबान ज़द आम भी है और इसके हवाले से कार्रवाई भी हो रही है। जी बिल्कुल, ये फैसलाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है इसकी तहसील तांदलियावाला का एक इलाका है मामू कंजन। मामू कंजन की गौसिया कॉलोनी का रिहायशी, उसमें मियाँ बीवी दोनों का जो झगड़ा था वो जो शौहर है उसको महंगा पड़ गया। फैसलाबाद के जो मामू कंजन के इलाका में बीवी का अनोखा इंतकाम, बीवी ने शौहर से जो रोजमर्रा के झगड़ों का
जो बदला लेने के लिए अपने दांतों से शौहर की जुबान काट दी। शौहर को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। जो इसकी ज़राए के मुताबिक जो गौसिया कॉलोनी का रियासी ज़हीर अहमद वल्द बशीर अहमद, उसका जो अपनी बीवी से तकरीबन को 7-8 माह, एफआईआर के मुताबिक 7-8 माह हो गए शादी हुए, लेकिन इनका आपस में झगड़ा रहता था। तो बीवी ने उन झगड़ों के बदले लेने के लिए उसके अपनी दांतों से जुबान काट दी। शौहर को तिबी इमदाद के लिए जब हॉस्पिटल मुंतकिल किया तो उसमें डेफिनेटली 15 पे कॉल भी की थी। जब 15 पे वहाँ का मुतलका पुलिस स्टेशन के एहलकार वहाँ पे अच्छा पहुंचे। महमूद साहब, ये बताएं कि अब शोहर बोलने से ही कासिर है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया। क्या कोई बात हुई? अभी उनकी कंडीशन कैसी है? जी बिल्कुल, जब हमारी उनके रिलेटिव से बात हुई, उनके करीबी रिश्तेदारों से बात हुई, तो वो बिल्कुल बोल नहीं सक रहा। उसकी जो जुबान है बहुत ही सवीर तरीके से काटी गई है। इस वाले से जब शौहर के करीबी रिश्तेदारों से बात हुई तो वो चाह रहे थे, क्योंकि शौहर ही चाह रहा था कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ना की जाए, लेकिन डेफिनेटली जब आईजी साहब का नोटिस हुआ, इस पे पुलिस मुतहरक हुई, तो उसके जो जहीर अहमद के भाई की मदयत में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। ठीक हो गया, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब मुकदमा कहाँ तक पहुंचा है और बीवी के हवाले से किस किस्म की कार्रवाई की जा रही है? जी, जब बीवी ने अपने शौहर पर ये हमला किया, उसके बाद ही जो बीवी थी वहां से फरार हो गई। जो पुलिस ज़राए का कहना है कि उसकी जो बीवी की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जो पुलिस ज़राए उनका कहना है कि उम्मीद बड़ी है आज उसको जो बीवी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी सही। और महमूद साहब, ये हुआ सारा डांड डपट पर ही है? इससे पीछे कोई खास वजह नहीं थी? क्या कोई आपकी यानी शाहिदीन से, मोहल्लेदारों से बातचीत हुई है? कैसा माहौल था इनके घर का? जी, इसमें मैं आपको बताता चलूँ थोड़ा सा, ये इनकी जो आपस में छोटे-छोटे झगड़े, आपको पता है जब नई-नई शादी होती है तो थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग में टाइम लगता है, लेकिन इनकी आपस में छोटे-छोटे झगड़ों की वजह से इनमें जो लड़ाई झगड़े थे वो बड़े थे। जो बीवी थी वो टॉलरेट नहीं कर पा रही थी। हस्बैंड डेफिनेटली उसके साथ अंडरस्टैंडिंग करना चाह रहा था। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ये जो मामू कांजन है, ये गाँव का इलाका है। गाँव में आपको पता है कि अभी भी रवायात वो बरकरार हैं कि फैमिली लोग एक दूसरे के रिलेटिव्स एक दूसरे के साथ शादी करते हैं, एक दूसरे रिश्तेदार हैं। उसमें इनकी कोशिश होती है कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, और इसीलिए एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही थी। लेकिन अभी भी जो जख्मी शौहर है वो अभी भी अपनी बीवी को अपने घर लेके आना चाह रहा है। जी, लेकिन वो जो जख्मी शोर है वो अभी भी अगर अपनी बीवी को अपने घर लेके आना चाह रहा है तो सर ये मुकदमा दर्ज होकर फिर खारिज भी तो हो सकता है, क्योंकि बेसिकली विक्टिम तो शोर ही है ना सर। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। अब देखें, ये एफआईआर होती है जब आपको पता है किसी भी अगर वाकया की एफआईआर दर्ज होती है, अगर दोनों आपस में मुद्दई और मुलज़म पार्टी सुलह कर ले तो एफआईआर खारिज हो जाती है। इसी में भी यही नजर आ रहा है कि अभी तो एफआईआर किसी भी प्रेशर में दर्ज हो चुकी है, लेकिन ये इनमें जो नजर आ रहा है कि ये खारिज हो जाएगी। जी सही सही। ठीक। अच्छा महमूद साहब, मुझे आखिर में ये भी बता दीजिएगा, अब डॉक्टर से आपकी बात हुई है, शोहर की हालत कैसी है? क्या कोई बहाली का काम किया जा रहा है? कितना वक्त लग सकता है उनको ठीक होने में? जी, जब मेरी वहाँ पे जो हॉस्पिटल के ज़राए हैं, वहाँ पे एक आरएससी है, वहाँ पे डॉक्टर से हमसे जब बात हुई है, उनका ये कहना है कि ये जो प्लास्टिक सर्जन है, जो फैसलाबाद में भी हैं, लाहौर में भी हैं, वहाँ से चेक करवाएंगे तो इनकी रिकवरी के चांसेस हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल तो वो बिल्कुल भी बोल नहीं पा रहा। इस वाले से जब वो यहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के पास आएंगे तो यहाँ से चेक करवाएंगे, फिर बताया जा सकेगा कि इनकी जो बोलने की जो सकत है वो वापस आ सकती है या महमूद साहब, मुझे ये भी साथ ही बताइएगा, ठीक है पुलिस इस मामले को टेकअप कर रही है, आईजी के नोटिस में मामला आ गया तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट के नोटिस में भी तो मामला है, तो उस बेचारे का इलाज भी करवा लिया जाए, उसकी किसी प्लास्टिक सर्जन से बात करवा के कोई इस तरह का इलाज भी तो मुमकिन हो सकता है ना उसका। जी बिल्कुल, इस हवाले से जब मेरी यहाँ पे जो हमारा इंतजामिया उनसे भी बात हुई है, उनका यही कहना है कि अभी हम फिलहाल तो हमारा ये है कि इसकी एफआईआर हो जाए, जो मुलजमा है वो पकड़ी जाए इस पे, और इसके बाद हमारा यही प्लान है कि इसको मामू कांजन, क्योंकि मैं बताता चलूँ जो सिटी है फैसलाबाद, इससे मामू कांजन का जो फासला है वो तकरीबन 85 से 90 किलोमीटर का है। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट की लास्ट कॉर्नर पे आता है, इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट टोबा स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें मैं बताता चलूँ डेफिनेटली उसमें ये है कि जो फैसलाबाद में उसको रेफर तो किया जाएगा, आरएससी भी गवर्नमेंट का अदारा है, उसके साथ टीएचक्यू समुद्री करीब पड़ता है, लेकिन अगर प्लास्टिक सर्जरी के अच्छे डॉक्टर्स देखा जाए तो वो फैसलाबाद में प्लास्टिक का सर्जरी का बहुत अच्छा यूनिट है, लाइड हॉस्पिटल 1 में। तो इंतजामिया का कहना है कि हमारा प्लान है कि इसको हम यहाँ पे रेफर करें, और जो हमारे प्लास्टिक सर्जन है इसको एवेल्युएट करें, इसकी इन्वेस्टिगेशन करें और इसके बाद इसका ट्रीटमेंट चेक। सही। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद महमूद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे और मामले की मुकम्मल डिटेल्स के साथ हमें आगाह कर रहे थे कि क्या कुछ हुआ और मजीद क्या लिए जा सकते हैं, कितना वक्त लग सकता है उनकी बहाली में। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, मुल्क की सियासत को इसके बाद डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चले आप आ जाए। वेलकम बैक खवातीन हज़रात, क्योंकि आज सेगमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है तो इस हवाले से हमारी भी कोलिजन होगी। आफ्ताब मोहम्मद खान साहब एक मुमताज़ टेक्नोलॉजिस्ट हैं, इनोवेटर हैं और आई विजडम के बानी हैं, जो जदीद टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत और वर्चुअल रियलिटी को तालीम में शामिल करने के लिए काम कर रहे हैं। आई विजडम के तहत उन्होंने एक स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम मुतारिफ करवाया जो केट इन साइंस एजुकेशन को VR सिमुलेशन, AI पर्सनलाइजेशन, स्मार्ट एनालिटिक्स के ज़रिए नई सिमत देता है। और इनका विजन है कि हर जो स्टूडेंट है उसको एक ऐसा सीखने का माहौल मिले जो जस्तजू, एक्सपीरियंस, समझबूझ और तख्लीकी सोच को उभारे, बिल्कुल मुस्तकबिल की तालीम के तकाज़ों के मुताबिक। और आफ्ताब मोहम्मद खान को उनके 20 साल IT तजुर्बे और 15 साल iOS मोबाइल डेवलपमेंट के अमली सफ़र ने उन्हें खित्ते के उन चंद माहिरीन में शामिल कर दिया है जिन्होंने तालीम, टेक्नोलॉजी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के मैदान में नुमाया कामयाबी हासिल की। जी हाँ, और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बड़े दूर से मौजूद हैं मिस्टर आफ्ताब साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या स्पेसिफिकेशंस हैं इसकी, किस तरह से ये वर्किंग करती है और आपने इस पे कितना वक्त लगाया, किस तरह से इसकी रिसर्च की? असल में इस पूरी टेक्नोलॉजी का नाम, वैसे तो ये विजडम थी। आई वाज वर्किंग ओवर इट लाइक 2014 से मैं इसकी टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा था, बट हार्डवेयर अवेलेबल नहीं होने की वजह से वी वर जस्ट वर्किंग ऑन अ AI साइट दैट टाइम विच इज़ कॉल्ड विजडम। बट अब क्योंकि हमारे पास इमर्सिव टेक्नोलॉजी मौजूद है, तो हार्डवेयर वाइज बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर फिर ये है कि हमने उसको ट्रांसफॉर्म करके आई विजडम की तरफ चल गए। तो आई इज़ मैंशनिंग हियर इज़ अ इमर्सिव विजडम। इसका मतलब है कि हम एक स्कूलिंग सिस्टम के लिए एक मेटावर्स क्रिएट कर देते हैं, और उस सिस्टम में वी आर पर्टिकुलरली वर्किंग फॉर अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी राइट नाउ, लाइक लेटर ऑन ये विजन 2030 है। वी आर स्केल्ड विद US विजन ऑफ स्टैम्प, और इसको हम लोग आई स्टैम्प कहते हैं। मतलब स्टैम्प इज अ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स विच इज़ द US विजन, और हम उसके साथ अलाइन हो गए। सो नाउ वी हैव अ इमर्सिव साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। मीन्स के अब हम जो स्कूल एजुकेशंस हैं उनको ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। लाइक इट इज़ काइंड ऑफ अ नेक्स्ट रेवोल्यूशन, लाइक वी हैड इन द पास्ट काइंड ऑफ अ कंप्यूटर थिंग। तो अब वो कंप्यूटर ट्रांसफॉर्म, डेस्कटॉप, मोबाइल फ़ोन। सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द स्मार्ट ग्लासेस और ऑकुलस सिस्टम। तो अब ये जो पूरा सिस्टम है ये आप ये कह सकते हैं कि इमर्सिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा फॉर एजुकेशन पर। बिल्कुल ऐसे। और इसमें मेरा ख्याल है कि आप जो स्मार्ट ग्लासेस की तरफ जा रहे हैं, इसमें अगर एक स्टूडेंट है जो कि आपकी ये ग्लासेस यूज़ करेगा तो वो मोर फोकस्ड होगा, उसको ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होगा कि साथ वाला स्टूडेंट क्या कर रहा है, इस तरफ क्या हो रहा है या उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। फोकस को भी आपने मद्देनजर रखा? अच्छा देखें, ये इसकी मेरी पर्सनल एजुकेशन जर्नी है। हर इंसान का थॉट प्रोसेस अलग होता है। हर इंसान का जो परसिवनेस होती है किसी भी चीज़ के हवाले से वो थोड़ी डिफरेंट होती है। सो यही इसमें हमने जिस चीज़ के ऊपर काम किया है वो है इंडिविजुअलिटी। जो स्टूडेंट है वो इंडिविजुअली लर्न कर सके अकॉर्डिंग टू हिज प्रोसेस, नॉट लाइक हाउ द टीचर इज टीचिंग इट। ठीक है, इट इज़ नॉट पर्टिकुलरली रेलेवेंट कि वो स्टूडेंट के साथ अलाइन हो रहा है, स्टूडेंट टीचर्स के साथ। सो समटाइम ऐसा होता है वी सपोज टू हैव लाइक फ्यू आर द बैक बेंचर्स। वो इसलिए बैक बेंचर्स नहीं होते क्योंकि वो पढ़ना नहीं चाह रहे, बल्कि वो दे आर नॉट गेटिंग एंगेज विद द टीचर राइट नाउ। सो वी आर प्रोवाइडिंग द इमर्सिव, engaging and technology to them। और इसके अंदर AI भी मौजूद है जो कि उनके लेवल पर आके उनको एंगेज करके उनके सवालात के जवाब दे सकते हैं। सही। अच्छा, ये पूरा जो VR सिस्टम है जो अभी हम देख रहे हैं, जिसके हवाले से आप बता भी रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम है कि बच्चा प्रैक्टिकल इसे सीखेगा। लेकिन इसमें ये चीज़ कैसे इंश्योर होगी कि बच्चा इस चीज़ को समझ भी रहा है या फिर नहीं? इस हवाले से भी कोई है चीज़? जी देखें, इट इज़ नॉट जस्ट अ VR ग्लास फर्स्ट ऑफ, इट्स अ मेटावर्स। आप समझ लें कि ये एजुकेशन को गेमिफिकेशन करने का काम है। अच्छा। आप अगर कोई बच्चा गेम खेलता है तो वो गेमिंग इन वर्चुअल रियलिटी।
It's a virtual reality, but it is a mixed reality. I can call it. Okay. It's a like version of the reality and the virtual or augmentation. जब हम उनको मिला देते हैं तो ये बन जाती है मिक्स्ड रियलिटी. ओके, ऑगमेंटेशन रियलिटी भी इसमें है। ऑगमेंटेशन भी हो रही है, लेकिन जिस कमरे में आप मौजूद हैं वो कमरा भी आप देख रहे हैं, अपने बराबर वाले स्टूडेंट को भी देख रहे हैं, ठीक है, सब चीज़ें, यानी कि 2-3 चीज़ों को मिला के हम उस वक्त मिक्स्ड रियलिटी पे स्टूडेंट को इंगेज कर रहे हैं. अच्छा, दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि स्टूडेंट इंगेज हो रहा है, या वो जैसे मैम ने पूछा कि क्या वो पढ़ भी रहा है, परसीव भी कर रहा है, तो यहाँ पर विजडम का रोल आ जाता है. विजडम throughout the journey from like it is the K1 to K10 स्टैंडर्ड है. मींस के क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक को अभी हम 2026 तक टारगेट कर रहे हैं. इस पूरी जर्नी के अंदर हमारा जो विजडम है वो स्टूडेंट बिहेवियर को नोट कर रहा है, वो स्टूडेंट के साथ एंगेज हो रहा है. अच्छा. और वो पर्सनल लेवल पर एंगेज हो रहा है. मींस पर्सनल लेवल से यहाँ पे खाली एजुकेशनल लेवल मुराद है कि वो स्टूडेंट कितना ले रहा है, कितना परसीव कर रहा है, कितना उसके अंदर इनटेक हो रहा है इस चीज़ का, और उसके हवाले से जब वो एंगेज होता जा रहा है तो उसको भी विजडम को भी पता लग रहा है कि इसने कितना सीख लिया. फॉर एग्जाम्पल मैं एक मिसाल देता हूँ कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा. अभी इसमें हमने काफ़ी सारे कोर्सेज ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं. अच्छा. लेकिन जब आप लर्न करते हैं तो उस वक्त आपको ये पता लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पहले लर्न कर चुके थे. आपको पता है कितने प्लैनेट्स हैं, लेकिन कौन से ऑर्बिट में ऑर्बिट करता है तो नाउ आपको नहीं पता है. लेकिन जब आप एजुकेशन थ्रू एक्सपीरियंस करेंगे, जब आप उसमें पहुंच जाएंगे, अगर मैं आपको मिल्की वे में पहुंचा दूं और उस ऑर्बिट को सामने ही होते हुए दिखाऊं तो आप फास्टर 60x फास्टर लर्निंग. अच्छा, और ये मुझे बताइएगा कि जिस तरह वर्चुअल हमारे स्टूडियोज होते हैं, वर्चुअल रियलिटी भी वहीं से डिराइव होगी. फिर मैं ऑगमेंटेड रियलिटी की बात करूं तो आप क्रिकेट पे भी देखते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी कहीं ना कहीं पे चल रही होती है. सो ये उन्हीं तमाम तर चीज़ों का एक नेक्स्ट वर्जन आपने बनाया? देखें, ऑगमेंटेड रियलिटी अब ऑब्सलीट हो चुकी है टेक्नोलॉजी के हवाले से, और उसमें होता है ऑगमेंटेशन के अंदर होता है कि आप किसी चीज़ को ऑन स्क्रीन जो है वो लेके आ जाते हैं, बट वो फिजिकली वहाँ पर मौजूद नहीं होती. सो आप एक कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं. दिस इज व्हाट एक्चुअली द मेटावर्स इज. मेटावर्स इज अ कनेक्शन बिटवीन द रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी. ये जो पीछे इस वक्त हम स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये तमाम तर चीजें वही हैं जो अभी इस वक्त आप जी explain आप कर इस रहे हैं. हॉल में मौजूद हैं. जो जरा मुझे दिखाइएगा, जरा मैं इस हॉल में जाना चाहता हूँ. आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करेंगे तो फिर आप अच्छे से बैठे एक्सप्लेन रहिए, कर मैं- सकें. चलें जी ख़वातीन हज़रात, मैं जा रहा हूँ सुबह की सोच से दुनिया घूमने. सोलर सिस्टम में. चलें जी. ओके, इट्स अ सोलर सिस्टम. आप पहले ही बटन पे जा सकते हैं सोलर सिस्टम में. यस. आप क्या कुछ एक्सपीरियंस ओह कर माय रहे हैं? गॉड. अगर आप नीचे मैं तो देखेंगे इस तो वक्त- ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस करेंगे, ओहो, क्या बात है. क्योंकि जब हमने ट्रैक्शन किया था 250 स्टूडेंट्स के साथ, और उसके अंदर जब हमने मैं तो किसी और दुनिया में हूँ. आप आप इस वक्त बिल्कुल- क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं? मैं चाहती हूँ जो बिल्कुल चीज़ आप वही देख रहे हैं experience वो करें आप जो आपके explain पीछे के चल साथ रहा है. साथ. अच्छा, यही चीज़ वो एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं. आप एक डॉक पे खड़े हुए हैं, जिस जगह पर आप खड़े हुए हैं, और ये आपकी पूरी सराउंडिंग में स्पेस है. ठीक है. सो बहुत सारे, मैं वही बता रहा था, स्टूडेंट्स जो है वो शॉक्ड हो जाते हैं. मोर देन वाओ एक्सपीरियंस होता है. वाओ. ठीक है. इस वक्त जो हसनैन ऑपरेट कर रहे हैं वो बैक पे चल रहा है. इन नेक्स्ट लेवल. जी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है, और आप इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं. देखिए इंटरेक्शन भी कर रहे हैं आप चीज़ों के साथ. फॉर एग्जांपल आप थ्रो कर रहे हैं, स्पेस के अंदर ग्रेविटी एक तरफ नहीं है मेरे तो पास दुनिया है, फिर साथ ही सूरज को देख रहा हूँ, सितारों को, सैयारों को देख रहा हूँ, जी. छोटे अच्छा, छोटे ये जो कुछ भी आप एक्सपीरियंस इस वक्त कर रहे हैं, जो आप ऑपरेट कर रहे हैं, वो पीछे बैक स्क्रीन पर आप देख सकते हैं. इस वक्त हसनैन की आइज पर जो मशीन लगी हुई है, जो भी सेट है, ये जो ओके. पीछे चल रहा है, ये सब कुछ ये देख सकते हैं. और अच्छा जी, बेसिकली हम दुनिया आपको भी मेरे बताने का सामने मकसद है, भी यही था सूरज भी मेरे कि किस सामने तरह है, से चांद भी इंसान मेरे सामने है. एजुकेट हो सकता है, किस तरह से इसको स्कूल सिस्टम में नस्ब किया जा रहा है ताकि बच्चों को एजुकेट किया जा सके. अब अगर आप देखेंगे ये सोलर सिस्टम है जो पीछे चल रहा है. रियलिटी में आज तक जितने भी सोलर सिस्टम की इमेजेस आपने देखी हैं वो रियलिटी के करीब नहीं होती, क्योंकि उसमें जो कंपैरिजन होता है सोलर सन के साथ वो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं होता. अब इसमें स्टूडेंट्स को ये आइडिया हो रहा है कि एक अर्थ रेलिवेंटली सन से या दूसरे प्लैनेट से कितनी छोटी बड़ी है. तो ही इज गेटिंग मोर
देन लाइक हम जब पैसिव एजुकेशन करते थे, वी कॉल इट अ एक्टिव एजुकेशन रादर देन अ पैसिव दैट्स एजुकेशन, अमेजिंग। लर्निंग थ्रू योर एक्सपीरियंस। क्या बात है सर, मुझे तो लग रहा था कि सुबह की सोच के बगैर मुझे मैं लगता है यहीं आप पे तो रहूं कहीं तो खो ज्यादा गए बेहतर है। आपके बाल भी खराब हो गए और आप खो गए थे कहीं। अच्छा, मुझे ऊपर से आप कह ट्राई रहे थे कर आप सकती हैं? एक्सपीरियंस करें, आप लेकिन ट्राई मेरे करें। बाल खराब हो जाएंगे। नहीं 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 खराब होंगे, आप ट्राई तो आप इसको थोड़ा वो कर लीजिए। मैं इसको एक्सपीरियंस तो कर लूं, लेकिन मेरे बालों का नहीं, कोई मसला नहीं है, बाल वापस बन जाएंगे। चलें जी, नाउ ये भी हाथ में रखें जरा। अच्छा, ये कहाँ से ऑपरेट होगा? मैं आपको ऑपरेट, आप देख रही हैं सब? हाँ जी, हाँ, मैं देख रही हूँ। ये और साइड पे। वाकई ये बहुत बहुत मजेदार सी चीज है। मुझे तो ऐसे लग रहा है मैं एलियन गजल अशरफ। कोई नहीं, मुझे एलियन तो नजर नहीं आ रही। नहीं नहीं, मुझे एलियंस नजर नहीं आ रहे, लेकिन मैं बिल्कुल किसी और दुनिया में पहुंच चुकी हूँ इस वक्त। अच्छा, ये साथ साथ पीछे से ऑपरेट भी हो रहा है। हाँ, मतलब इसमें एक चीज ये भी है ना कि आप इसको पकड़ भी सकते हैं। ऐसे लगता है कि जी अभी आप बिल्कुल, इसको इसमें पकड़ इंट्रैक्शन लेंगे। है, आप पकड़ सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं, चीजों को देख सकते हैं। उसके अंदर इसमें ग्रेविटी सेंसेशन है। सर बहुत मजा आया आफ्ताब साहब, और दैट इज समथिंग बहुत बहुत अच्छी चीज है ये। और यकीनी तौर पर जब मैंने इसको अपने एक्सपीरियंस किया तो इससे यकीनी तौर पर बच्चे भी बहुत ज्यादा एजुकेट हो रहे होंगे। कि बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आफ्ताब साहब थैंक यू सो मच, आप Thank बड़े you दूर so से आए हमारे पास, हमारे स्टूडियो में। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। अब हम क्रिकेट की बात करेंगे, और कल कुछ ऐसा हुआ जिसको सुन के आप हैरान भी होंगे, परेशान भी होंगे, क्योंकि इंडिया में शिकस्त हुई है। घर के शेर घर में ढेर हो गए, और 358 रन का टारगेट दिया था इंडिया ने। और उस वक्त बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे उनके जितने भी कमेंटेटर्स थे, चाहे हर्षा भोगले की बात की जाए या फिर सुनील गावस्कर की। वो कह रहे थे कि इंडिया की जो वाइड बॉल की डेप्थ है ये बहुत ज़्यादा है, एक प्लेयर जाता है दूसरा प्लेयर आ जाता है। लेकिन हुआ ये कि साउथ अफ्रीका ने मैदान मार लिया, और 358 रन का टारगेट 49.2 ओवर्स में मुकम्मल किया साउथ अफ्रीका ने, जिसमें बेहतरीन सेंचुरी शामिल थी एडम मार्करम की, और फिर ब्रेविस के वो शानदार रन्स, उसके साथ साथ ब्रिट्स की परफॉर्म करते हुए नजर आए, और आखिर में बॉश की जो इनिंग्स थी वो बड़ी कलीदी रही। और ये बड़ा एक ज़बरदस्त मैच था, जिसके हवाले से हम बात करेंगे। आगे जाके डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे तो फिर हम बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आ रहे हैं, जिसमें मोइन अली हैं, फाफ डुप्लेसी हैं, डेविड वार्नर ने पिछले साल ज्वाइन किया था। लेकिन हमारे पड़ोस में तकलीफ भी हो रही है, पड़ोस में तकलीफ ये हो रही है कि ये सारे बूढ़े प्लेयर्स पाकिस्तान क्रिकेट लीग में आ रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट लीग का नाम उन्होंने पाकिस्तान रिटायर्ड सुपर लीग रख दिया है, या फिर पेंशन सुपर लीग रख दिया है। लेकिन इस हवाले से बात करेंगे कि क्या वजह है कि पिछले साल अगर आप ग्लेन मैक्सवेल की बात कर लीजिए या डुप्लेसी की बात कर लीजिए, वो अगर इंडिया में खेलते हैं तो एक साल पहले तक वो पेंशन प्रीमियर लीग नहीं थी, और एक साल बाद तक वो पाकिस्तान में अगर आ गए तो वो पेंशन वाले भी हो गए, वो रिटायर भी हो गए। इन तमाम तर इशूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ इन पर मौजूद है। बात करने के लिए अली ताबिश ने हमें ज्वाइन कर लिया। आप स्पोर्ट्स, थैंक यू सो मच अली फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो जिस तरह से हसनैन ने बात की थी स्टार्ट में, इंडिया को कितना घमंड था, 358 रन का उन्होंने टारगेट दिया, लेकिन साउथ अफ्रीका ने उसको भी चेस कर लिया। कैसे देखते हैं आप उनके घमंड को जो उनका टूट गया? देखिए, बड़ी ही खूबसूरत बात थी उस टाइम पे कि जो हसनैन ने कही कि घर के शेर ढेर हो गए। बिल्कुल ऐसी ही था, वो फीलिंग भी ऐसी थी। मैंने जब स्कोर कार्ड चेक किया, मैं फॉलो कर रहा था, गेम को लाइव देख नहीं पा रहा था, लेकिन स्कोर कार्ड को फॉलो कर रहा था, और मैंने देखा कि उनको 140 रन चाहिए थे 15 ओवरों में, 3 उनके आउट हो गए थे। मैं कह रहा तो मैच मजेदार होने वाला है। खैर उस टाइम पे थोड़ी मसरूफियत थी, लेकिन उसके बाद जब मैंने स्कोर कार्ड देखा तो मेरा जो है ना दिल अंदर से खुश हो गया, और मैं जो है ना एक अजीब सी खुशी मेरे चेहरे पे आ गई। और मेरे कॉलीग्स मुझसे पूछ रहे थे कि आप एकदम से ऐसे खुश क्यों हो गए हैं, तो मैंने कहा कि यार इंडिया मैच हार गया। अच्छा। तो वो एक मेरे खालू अक्सर और मेरे अब्बू भी एक बात कहते थे कि इंडिया ना हारता हुआ बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा। और दिल को अंदर से खुशी होती है। तो बस वही वाली फीलिंग थी जो मेरे अंदर भी पैदा होगी, खासतौर पे जितनी बातें वो कर चुके थे। इंडिया के कमेंटेटर्स जो है ना, वो अल्लाह माफ करे, अल्लाह ऐसा किसी को ना करे, वैसे तो कहना यही चाहिए, लेकिन वो बहुत दोगले हैं। जब टेस्ट सीरीज चल रही थी तो इन लोगों ने जो बातें की, जो उनकी टीम मेंबर्स ने बातें की, किसी ने उनके खिलाफ ये नहीं कहा कि ये गलत बात थी या ये था या वो था, किसी ने कोई बयान नहीं दिया। लेकिन जब जाके साउथ अफ्रीका के कोच ने ग्रोवल का वर्ड यूज किया,
तब जाके उन सबके जो है ना अंदर का जो है ना वो ज़मीर जाग गया कि नहीं ये वर्ड तो गलत है। तो भाई जो तुम डिरोगेटरी रिमार्क्स उनके बारे में पास कर रहे हो वो ठीक है। तो वो जो मसला था ना, ठीक है, वो सिर्फ साउथ अफ्रीकन के दिमाग में नहीं बसा हुआ था, वो और क्रिकेटिंग की दुनिया में बहुत लोगों के दिमाग में फंसा हुआ था। और वो स्ट्रेंथ के तौर पे टेम्बा बवूमा के अंदर नजर आ रहा है ना उस चीज को लेके कि उन्होंने उनको जवाब देना और ऐसा जवाब देना कि पूरी दुनिया याद रखेगी फिर कि हमने किया क्या था इनके साथ। वो स्पिरिट नजर आ रही है साउथ अफ्रीका की क्रिकेट में इस टाइम पे कि जो आप ललकार देते हो ना जब किसी ऐसे को, काइंड ऑफ लाइक जो 90 की दहाइयों में जो है ना हमारे टीम कैप्टन ने करके दिखाया था पूरी दुनिया को उस टाइम पे कि वो ललकार रहे थे पाकिस्तानियों को, वो ललकार रहे थे उनकी क्रिकेट को, वैसे ही साउथ अफ्रीका को उन्होंने ललकारा हुआ है। और 350 अपने होम ग्राउंड में चेस करवा देना, आई थिंक ये तो हमने भी शायद नहीं किया हुआ इतना बड़ा मार्का, लेकिन इंडिया ने करवा दिया। बिसाइड्स जितनी तारीफें उनकी टीम की वो कर लें, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज कि मैच कौन जीत रहा है, रन्स कितने पड़े हैं, 350 रन प्लस पड़ा है। और आप उनका देखें वो पिछला मैच भी हो ही सकता था, पिछला मैच भी बहुत अच्छा खेला था साउथ अफ्रीका, ऑल्दो नहीं जीत पाया, बट उनकी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी विकेटें लूज कर गए थे। बट इस दफा उन्होंने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी अपनाई, अपने फेलियर्स को देख के पिछले मैच के रिकवर करके कि हमने क्या करना है इस मैच में। और टॉप ऑफ द इनिंग्स एडन मार्करम बहुत जबरदस्त खेले, उस बवूमा क्या कहते हैं उनकी कैप्टनसी को वाकई दाद देनी पड़ेगी ओवरऑल के बिल्कुल फट्टा पिच थी, बिल्कुल फ्लैट रोड था, जो मर्जी उसको कहना है आप कह लें, उसके अंदर भी आप अच्छी कैप्टनसी करना एक अच्छी बात होती है। मैं इवन रिपोर्ट्स भी पढ़ रहा था तो लोग यही बात कर रहे थे कि बवूमा ने ओवरऑल कैप्टनसी बहुत अच्छी दिखाई। और फिर जो इनिंग्स का जिक्र किया, ब्रेट्सकी की भी इनिंग्स थी और नीचे डाउन दी ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर जब आपका अच्छा परफॉर्म करता है ऐसी गेम में, ऐसी गेम तो आप तभी जीत पाते हो। आपको याद होगा कि एक दफा पाकिस्तान साउथ अफ्रीका में खेल रहा था तो तकरीबन 400 का टारगेट था और फखर जमान ने एक धुएंधार 190 की इनिंग खेली भी थी और हमें लग रहा था कि बिल्कुल हम जीत के करीब है, बिल्कुल अनहोनी वाली चीज होने वाली है, लेकिन उसमें इतना साथ नहीं दे पाई थी मिडिल ऑर्डर हमारा, लोअर मिडिल ऑर्डर चले कह लें उसको, बट हम बहुत करीब पहुंच गए थे। तो ऐसे 350 रन की चेस में आपका मिडिल ऑर्डर ऑब्वियसली टॉप ऑर्डर 350 रन तो नहीं बना सकता, तो मिल के ही सबकी होती है। और इट वाज अ कंबाइंड एफर्ट बाय द साउथ अफ्रीकन टीम व्हिच वाज ब्यूटीफुल टू सी एंड हियर एंड सी, मतलब उसका जो मर्जी आप कह लें कि वो मजा बड़ा आया देख के। बिल्कुल ऐसे। अच्छा अली, इसमें एक केस स्टडी भी मेरी शामिल कर लीजिए कि बहुत सारे साउथ अफ्रीकन प्लेयर ऐसे हैं जो इस वक्त आईपीएल नहीं खेल रहे हैं, इक्का दुक्का प्लेयर आईपीएल खेल रहे हैं, सारी उनकी नई लॉट थी। हमने ये देखा है कि जो भी टीम इंडिया के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करती है उसके बेशतर प्लेयर्स अगले साल हमें आईपीएल में नजर आते हैं और उससे अगले साल जब वो सीरीज होती है तो उनको अच्छा खासा पेंटर लगता है, क्योंकि 2 महीने में वो इच्ची बिच्ची निकाल लेते हैं कि ये क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते। अब यहाँ पे साउथ अफ्रीका हो गया, न्यूजीलैंड की भी नई टीम आई थी, उन्होंने इंडिया को शिकस्त दी है। अब मेरे ख्याल है थोड़ा सा बोर्ड्स भी ये समझ गए होंगे कि वो अपनी सारी ही लॉट को आईपीएल में ना ही भेजें तो ज़्यादा बेहतर है। इस हवाले से मेरे ख्याल है आगे मुझे लगता है कि रिस्ट्रिक्शंस भी आने वाली हैं। बिल्कुल आपके सामने क्या कहते हैं 2 बड़ी एग्जांपल्स हैं, जिसमें एक हैरी ब्रुक को ले लें और दूसरा मिचेल स्टार्क को ले लें। जब मिचेल स्टार्क ने फैसला किया था कि मैं आईपीएल नहीं खेलूंगा, आज आप उनकी एशेस की परफॉर्मेंस उठा के देख लें कि उनको पता था कि मैं उस टाइम उस स्लॉट के अंदर इतना एग्जॉस्ट हो जाऊंगा, इतना कंज्यूम हो जाऊंगा कि मेरी अगले पूरे साल की क्रिकेट अफेक्ट होगी। और ये एज अ स्ट्रैटेजी भी इंडिया ने, आईपीएल वालों ने बड़े क्या कहते हैं कमाल तरीके से अपनाई है कि जो प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा हो जी उसको बड़े हाई रेट्स पे ले आओ, वो तो सब भी खुश हो जाते हैं, यार इतने पैसे कमा रहे हैं आपकी परफॉर्मेंस की बेस पे, आपको इतने पैसे मिल रहे हैं। बट देन अगेन उनको जो अपने करियर को अफेक्ट हो रहा होता है वो चीज एग्जॉस्ट नहीं कर सकते। वो उनको समझ आ गई काफी बड़े प्लेयर्स को, दैट इज वाई कि वो फिर इज्तनाब कर रहे हैं आईपीएल से और पीएसएल को प्रेफर कर रहे हैं, वो बाद में कर लेंगे, लेकिन आईपीएल में ना खेलना, आई थिंक जो इस टाइम साउथ अफ्रीका की टीम है वो साउथ अफ्रीका की वो टीम है, बेशक वो यंग थी लेकिन ये बनाई गई है टीम, ये क्राफ्ट की गई है टीम कि अपने रोल्स के ऊपर लोगों को उन्होंने मुंजमद किया है, कुछ अरसा खिलाया है बड़े एक प्लेटफॉर्म से। आप देखें उनके काफी प्लेयर ऐसे हैं जो प्रॉपर अंडर 16, अंडर 19, इनकी ए टीम पूरा जो है ना जर्नी अपनी तय करके आए हैं जो अभी इस टाइम टीम में मौजूद हैं, और उनकी परफॉर्मेंसेस जो पीछे से ये नहीं कि वन ऑफ थी, वो चलती आ रही थी। हमने ब्रेट्सकी को धुआंधार बैटिंग करते हुए पाकिस्तान में भी देखा हुआ है, हमने क्या कहते हैं डेवॉल्ट ब्रेविस को देखा हुआ है, हमने डिजोर्जी को देखा हुआ है, हमने मार्को यानसन को देखा हुआ है, इनकी परफॉर्मेंसेस चलती रही हैं एंड दे हैव डिलीवर्ड मल्टीपल टाइम्स फॉर साउथ अफ्रीका। और इस टाइम पे जो साउथ अफ्रीका की स्ट्रेंथ है वो उनकी स्पिरिट है, जो खासतौर पे टेम्बे बवूमा लीड कर रहे हैं, और उसकी आई थिंक अच्छी डिसीजन मेकिंग, वो अच्छे बोर्ड के भी
क्या कहते हैं, बताती है कि आपका जो है ना बोर्ड का आप में कितना बिलीव कर रहा है और कितना आपको स्ट्रेंथ दे रहा है इस चीज को लेके कि भाई तुम डिसीजन लो, हम तुम्हें बैक करेंगे। अगर साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स कल को ये कहते हैं ना कि हमने नहीं जाना, और वो बोर्ड भी उनको कहेगा कि जो हमारे मेन प्लेयर्स हैं उनको जरा हम अगर दें तो पार्शली दें, फुली ना दें, ताकि उनको उनकी एग्जॉस्शन जो है प्लेयर्स के जो वर्कलोड मैनेजमेंट है जिसको हम अक्सर कहते होते हैं, वो प्रॉपर्ली मैनेज किया जाए कि अगर प्लेयर एग्जॉस्ट होगा तो अगले पूरे साल की उसकी परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी। और फायदा क्या, अगर आपने एक क्या कहते हैं लीग के लिए अपना जो है ना इंटरनेशनल करियर तबाह कर लिया, तो ये काफी समझ आ चुकी है काफी प्लेयर्स को। सही। अच्छा अली, मुझे एक बात बताइएगा कि हमेशा से हमने एक चीज़ देखी है कि पाकिस्तान के ऊपर तनकीद होती है और पाकिस्तान को कहा जाता है कि फ्लैट पिचेस बनाते हैं। अब तो इंडिया में भी यही चीज़ हो रही थी, सिर्फ पाकिस्तान को फिर तनकीद का निशाना क्यों बनाया जाता है? आई थिंक पाकिस्तान से ज्यादा शायद इंडिया फ्लैट पिचेस बनाता है, इसलिए उनके काफी प्लेयर्स को वो एक टर्म यूज करते हैं फ्लैट ट्रैक बुली की। हमने तो बड़े अरसे से ये चीज चेंज की भी है, लेकिन देखें वनडे क्रिकेट में, व्हाइट बॉल क्रिकेट में, वो T20 हो या वनडे हो, वो पिच तो फिर सेम है सबके लिए ना। क्या कहते हैं, जो अगर आप रीड करें कि अगर हम रन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं, और बिल्कुल। हमने किया भी है, दूसरी टीमें जीते भी हैं आके। ऐसा नहीं है कि हम सारे के सारे मैच हम जीते हैं, मार्जिन इक्वल ही रहता है व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो, ठीक है। अगर हमने फॉर एग्जांपल 350 रन करे, अगर ऑस्ट्रेलिया ने 350 रन किए थे तो हमने 350 चेज भी कर लिया था। फॉर एग्जांपल हमने स्कोर किया था तो उन्होंने भी चेज कर लिया था, तो वो एक बैलेंस एटलीस्ट उस हिसाब से होता है कि वो तो आपके है। जहां रेड बॉल की बात है ना, रेड बॉल के लिए आप स्पेसिफिकली होम टीम को एडवांटेज के लिए पिचेस प्रिपेयर करते हो, तो हमने तो वो क्या कहते हैं ऐसी पिचेस प्रिपेयर करके वेस्ट इंडीज से भी हारे हम साउथ अफ्रीका के साथ भी सीरीज टाई करके, ठीक है, हम क्या कहते हैं कोशिश करके तो बहुत सारी चीजें हमने अचीव की हैं उस तरीके से। बट ऐसा होम टीम का एडवांटेज, तो होम सीरीज का एडवांटेज तो आपको ये तो मिलता ही है, लेकिन उस पर ज्यादती करने, मतलब तनकीद का निशाना हम ज्यादा बन जाते हैं, क्योंकि हमारी वॉइसेस प्रॉब्ली इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी इंडिया की वॉइसेस स्ट्रांग है इन चीजों को लेके, कि वो अपने ऊपर जो क्या कहते हैं जो टॉकिंग पॉइंट्स की क्यूरेशन होती है ना, कि आपने ये टॉकिंग पॉइंट्स में अंदर बात करनी है, इनके अंदर रहना, इस चीज पे नहीं जाना, वो कंट्रोल इंडिया का थोड़ा ज्यादा और पाकिस्तान का थोड़ा कम है इस वजह से। अच्छा अली, मुझे ये बताइएगा, अब थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं और पाकिस्तान सुपर लीग की बात करते हैं, IPL की बात करते हैं। पहला सवाल तो मेरा मासूमाना सा ये है कि लास्ट ईयर तक अगर फफ डुप्लेसी IPL खेल रहे थे, मोइन अली IPL खेल रहे थे, मैक्सवेल अगर आ जाते वो IPL खेल रहे थे, तो वो रिटायर्ड प्लेयर नहीं थे, वो पेंशन ज़्यादा प्लेयर नहीं थे, लेकिन एक ही दफ़ा मतलब कि 6 महीने के स्पेम में वो अगर पाकिस्तान सुपर लीग में आ गए तो वो रिटायर्ड हैं, वो बूढ़े हैं, वो पता नहीं क्या क्या हैं। IPL के हवाले से और PSL के हवाले से कंपैरिजन तो हम करते हैं, लेकिन इंडिया ज़्यादा कर रहा है और वहाँ पे हमें बड़ा जोश खरोश नज़र आ रहा है PSL को लेके। हमें तो आधी हाइप PSL को वो दे देते हैं। महबूब ठुकराया जाए तो बददुआ तो देगा, तो क्या कहते हैं बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मैंने लास्ट बात जो की ना, कि जो नैरेटिव का कंट्रोल है ना, वो उनकी तरफ से बहुत स्ट्रांगली किया जाता है, खासतौर पे अगर मतलब इतने अरसे से ये प्लेयर्स खेल रहे हैं और ये दुनिया में जाने वाले प्लेयर्स हैं। फफ डुप्लेसी हो गए, मोइन अली हो गए, ग्लेन मैक्सवेल, मतलब इनके एक वर्थ है, इनकी एक निशानी है, और ये T20 क्रिकेट में बड़ा नाम रखते हैं। वो फ्रेंचाइज क्रिकेट हो, वो इंटरनेशनल क्रिकेट हो, उन्होंने अपना नाम बनाया हुआ है। 5-6 महीने जैसे आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन वो नैरेटिव जो वहां से बेचा जा रहा है, क्योंकि उनकी लीग को ठुकरा दिया गया, तो उन्होंने बोला बुरा भला तो कहना है, उन्होंने हमारी लीग को नीचे तो दिखाना है। बिल्कुल। अब इस एक स्ट्रॉन्ग चीज ये है कि उनको जो है ना वो ट्रॉफी का जो काम है ना, वो अभी तक है कि ट्रॉफी अभी तक नहीं गई, ट्रॉफी अभी तक नहीं मिली और हमारे साथ ज्यादती हुई है। तो वो हर तरीके से जो उनको बात मिलेगी ना, उसके ऊपर ये नैरेटिव बिल्डिंग होगी। और आप देखते हैं कि जब तक ये हो नहीं जाती लीग, जब तक ट्रॉफी का कोई फैसला नहीं हो जाता, आपको ये बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। हालांकि IPL जितनी बड़ी लीग है, ठीक है, मैं स्टैचर की बात करूं तो ऐसी बातें करने का जो है ना कोई जवाब बनता नहीं है, ठीक है। नहीं, दुनिया में और इतने प्लेयर हैं यार, आप अगले प्लेयर को पकड़ लो कि आपके पास इतने पैसे हैं, आप किसी को भी पैसे दिखा के ला सकते हो। बट अगर प्लेयर आना ही नहीं चाह रहा, IPL खेलना ही नहीं चाह रहा, प्रॉब्लम वहां पे है। बेसिकली ये नीचा दिखाना चाह रहे हैं सिर्फ ऐसे लोगों को कि जो मजीद IPL का बॉयकॉट कर रहे हैं। बॉयकॉट तो नहीं, खैर IPL से इज्तनाब करें, तो उस चीज को थोड़ा रोकने के लिए कि फिर हम इस तरह से तुम्हें लान तान करके जलील करेंगे अगर तुमने ये फैसला किया।
वेलकम बैक खवातीन और ज़ात। अब हम बात करेंगे सर्दियों की। सर्दियों के शुरू होते ही जिस्म के साथ साथ बालों और जिल्द की सेहत में भी बराह रास्त मुतासिर भी होती है, असर भी पड़ता है। खुश्क मौसम नमी छीन लेता है और जिसके बायस बालों में डैंड्रफ, खुश्की और खुजली बढ़ जाती है, जबकि दूसरी तरफ जिल्द फटने, उसमें खिंचाव, हाथों और पाँव में सख्ती और चेहरे की बेरौनकी में इजाफा हो जाता है और इसके मसाइल भी सामने आते हैं। ये जो सर्द हवाएं हैं, ये जो नेचुरल मॉइस्चराइज़र है उसको भी ख़त्म कर देती हैं, जिससे बाल सिर्फ कमज़ोर ही नहीं होते हैं बल्कि रूखे, बेजान और टूटने लगते हैं। इसी तरह से जिल्द का जो प्रोटेक्टिव बैरियर है वो भी मुतासिर होता है और नतीजतन आप में ड्राइनेस, इरिटेशन ये सब फैलते हैं। चले, और आज हम इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर बात करने के लिए ज़्यादा हम फोकस करेंगे कि आज का मसला ये होता है, आपको अपनी डैंड्रफ के हवाले से बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं सर्दियों में। इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर आयशा, डर्माटोलॉजिस्ट, इन स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर आयशा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच कि आप यहाँ आई इतने दूर से और हमें वक्त भी दिया। मुझे ये बताएं सबसे पहले कि ये डैंड्रफ क्यों हो जाता है सर्दियों में और क्या इसकी मेन वजूहात हैं कि नहीं ये कंट्रोल होता? डैंड्रफ बेसिकली एक मेडिकल कंडीशन है, ये ड्राइनेस की वजह से नहीं है। अच्छा। क्या इसका ताल्लुक डायरेक्टली एक्चुअली उससे नहीं है। अच्छा। ये किसी को भी हो सकता है, किसी भी वेदर में हो सकता है। जनरली सर्दियों में डैंड्रफ ज़्यादा हो जाती है क्योंकि मौसम ड्राई है, हम लोग बालों को कम वॉश करते हैं, लोग तेज़ गर्म पानी से बाथ लेते हैं या कई दिन बाद दफ़ा वॉश नहीं करते। उस वजह से सर्दियों में ये प्रॉब्लम जनरली थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। अच्छा। और हर एज ग्रुप में, बच्चों में, बड़ों में, सब में सर्दियों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, लेकिन गर्मियों में भी हो सकता है। अच्छा, आपने इस मेडिकल कंडीशन की बात की। लेट पुट इट दिस वे कि मैं अपनी बात अगर करूं आयशा, तो मुझे गर्मियों में डैंड्रफ मेरे करीब भी नहीं आती, लेकिन सर्दियों में अगर बात करें तो स्पेशली आप अगर गर्म पानी से ही गुस्ल वगैरह करते हैं तो वहाँ पे भी हो जाती है। जब आप बहुत एक्सट्रीम ठंडे पानी से करें वहाँ पे भी हो जाती है। नीम गर्म पानी से करें तो आई डोंट नो, आजकल वो तजुर्बा मैं कर रहा हूँ। तो ये सर्दियों में क्यों हो जाती है? हम कोई एहतियातें नहीं बरतते या फिर ये जो गर्म पानी की आपने बात की है इसका इस्तेमाल भी ज़्यादातर आपको डैंड्रफ करता है? बिल्कुल, देखें, एक तो सर्दियों में लोग अपने बालों को कम वॉश करते हैं। अच्छा। ठीक है, अब डैंड्रफ अगर है तो आपने फ्रिक्वेंटली उसको वॉश करना होता है। प्लस ये कि वेदर चेंज हो गया है, वेदर इतना हार्श है, हवाएं ऐसी हैं ठंडी, अक्सर लोगों ने सर पे कोई ना कोई कैप या टोपी पहनी होती है, उसको भी फ्रिक्वेंटली वॉश नहीं किया जाता। फिर जो तेज़ गर्म पानी से हम नहाते हैं, चाहे हमारे चेहरे की स्किन है, बॉडी है या बालों की स्किन है, तो वो न सिर्फ स्किन को डैमेज करता है बल्कि स्किन से नेचुरल मॉइस्चर भी एक्सट्रैक्ट कर लेता है। अच्छा। तो इन सब रीजंस की वजह से जो है सर्दियों के मौसम पे जनरली हमें देखने को मिलता है कि डैंड्रफ के मसाइल बढ़ जाते हैं। स्टिल इट्स ए मेडिकल कंडीशन? इट इज़ स्टिल अ मेडिकल कंडीशन जो कि सर्दियों में बढ़ जाती है। देखिए ना, हर एक को तो नहीं है डैंड्रफ। अब अगर 4 लोग तेज़ गर्म पानी से बाथ ले रहे हैं तो हर एक को नहीं होगा। मैं उस डैंड्रफ की बात कर रही हूँ जो बिल्कुल सफ़ेद छिलकों की तरह बालों की रूट्स में होती है, जो लोगों के आप शोल्डर्स पे गिरे हुए देखते हैं और बिल्कुल सफ़ेद छिलके बन जाते हैं, जिसको हम मेडिकल में सिबोरिक डर्मेटाइटिस का नाम देते हैं। इट इज़ अ मेडिकल कंडीशन। अच्छा, ये बताएं कि इसमें फिर जैसे आपने जिक्र किया ना कि जो डेली बेसिस पे नहीं नहाते, बालों को वॉश नहीं करते, तो फिर उनके लिए क्या है? फिर एक वीक में कितनी बार अपने बाल को वॉश करना चाहिए? आइडियली 1 दिन छोड़ के या मैक्सिमम 2 दिन छोड़ के जो है बालों को वॉश करना चाहिए। अच्छा। वॉश करने से ये होगा कि आपकी स्कैल्प क्लीन होगी, स्कैल्प पे जो डैंड्रफ का बिल्ट अप है वो साफ हो जाएगा। अच्छा। जिस तरह आप अपने चेहरे को वॉश करते हैं, इस तरह आपके बालों की जिल्द का भी वॉश होना बहुत ज़रूरी है। तो विंटर्स में 1 या 2 दिन का गैप जो है वो मुनासिब है, नॉट मोर देन दैट। बिल्कुल। अच्छा, एक और बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन भी यहाँ पे बनता है कि जो पानी है जिसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे नलकों में, किसी नलके में सफ़ेद पानी आ रहा है तो घरों के, किसी में वो खुरदरा सा आ रहा होता है और कहीं कहीं आपको साफ़ पानी भी मिलता है। तो पानी का कितना ज़्यादा इफेक्ट होता है डैंड्रफ के लिए कि पानी भी अच्छा होना चाहिए? बिल्कुल, पानी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर जगहों पे हार्ड वाटर आता है जिसके अंदर अब सफ़ेद पार्टिकल्स होते हैं। तो वो पानी भी बालों के लिए या आपकी जिल्द के लिए अच्छा नहीं है। आइडियली तो एक नॉर्मल पानी होना चाहिए जिसके अंदर वो एक्स्ट्रा सॉल्ट या एक्स्ट्रा हार्डनेस ना हो। जाहिर है ये चीज़ भी कंट्रीब्यूट करती है, सिर्फ डैंड्रफ पे नहीं, बालों को या आपकी स्किन को डैमेज करने में। सही। और ये जो लोग शैम्पू अपना बदलते हैं बार बार, उसका भी इफेक्ट होता है? शैम्पू भी एक नॉर्मल और न्यूट्रल आपको यूज़ करना चाहिए। एक नॉर्मल स्किन के लिए बात कर रही हूँ मैं। और बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं चेंज करना चाहिए। जो आपकी स्किन पे सूट करता है आप उसे कंटिन्यू करें। और बहुत हार्श शैम्पू भी नहीं अच्छा।
अच्छा आयशा, ये बड़ा एक रेलेवेंट क्वेश्चन किया है गजल ने कि शैम्पू को कब तब्दील करना चाहिए, किस तरह तब्दील करना चाहिए। आपने तो जवाब में कहा ना कि आपकी जिल्द के ऊपर जो सेट हो जाए। इज देयर इज एनी वे कि शैम्पू यूज करने वाले को पता हो कि उसको कौन सा यूज करना चाहिए, एंटी डैंड्रफ यूज करना चाहिए, ग्लो वाला यूज करना चाहिए, उसके बालों के बहुत सारे आजकल उसमें जैसे स्किन के लिए हमारे फेस वॉशेस होते हैं तो हमें पता होता है 20-25 वैरायटी है उसमें, तो वो पता करने के लिए आपको किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, या फिर आप वाली बात ये है कि बस जो आप सेट आ जाए तो उसको यूज करते रहें? देखिए आइडियली तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, अदरवाइज ये कि ज़ाहिर है हर इंसान जाके अपने बालों का चेकअप नहीं करा सकता। अपने बालों का इंसान को आइडिया होता है। जिसके ड्राई डैमेज्ड बाल हैं वो शैम्पू यूज़ करें जो कि ड्राई और डैमेज्ड बालों के लिए है। जिनके बालों में डैंड्रफ है, खुश्की है, वो एंटी डैंड्रफ शैम्पूज जिनके अंदर एंटी डैंड्रफ प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसमें से एक कीटोकोनाजोल है, 2% कीटोकोनाजोल या 1%, वो आमतौर पे ऊपर लिखा होता है शैम्पू की बोतल पे कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद 2% कीटोकोनाजोल या साइलिसिलिक एसिड। ये वो चीज़ें हैं जो डैंड्रफ को रिमूव करने में और स्कैल्प को क्लीन करने में हेल्प करेगी। जिसके एक नॉर्मल बाल हैं तो वो एक नॉर्मल न्यूट्रल वाला शैम्पू यूज़ करें। शैम्पू की बोतल पे बड़ी आसान सी इंस्ट्रक्शंस दी होती है, लिखा होता है और आप अपने उससे इस्तेमाल कर और जिसके ड्राई भी हों और जिसको डैंड्रफ भी हो और उस तमाम मसाइल हों तो वो तमाम वो ब्रांड सामने रख के तो एक एक करके यूज करे। उसका क्या है? जिसका डैंड्रफ है वो एंटी डैंड्रफ शैम्पू, जिसका डैंड्रफ भी है, ड्राई भी है और बहुत सारे मसाइल हैं सारे मसाइल जिसमें सारे मसाइल हैं, तो पहले वो डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं। पहले वो आयशा के पास आए पहले वो आयशा के पास आए। अच्छा, ये जो घरेलू टोटके होते हैं जो अक्सर रेफर किए जाते हैं, आप दही लगा लें, अंडा लगा लें, ये करने चाहिए बालों में? देखिए ये जो देसी टोटके हैं ये टेम्परेरी तौर पे कंडीशनिंग कर देते हैं। बाज़ दफ़ा अगर जिल्द में कोई जलन हो रही है, कुछ सूदिंग इफेक्ट इनका आ जाता है, या टेम्परेरी तौर पे शाइन ज़रूर ले आते हैं। अच्छा। लेकिन परमानेंटली आपका जो मसला है उससे आपको वो ठीक नहीं करेंगे कि आप कहें डैंड्रफ है तो मैं दही लगा दूँ तो डैंड्रफ ठीक हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। उसके लिए आपको प्रॉपर उसकी जो भी मेडिकेटेड शैम्पूज हैं या मेडिकेटेड लोशंस हैं वो यूज़ करने होंगे। सही हो गया। और लास्ट में मुझे ये बताइएगा कि जितने भी मसाइल हैं, चाहे जिल्द के मसाइल हों, बालों के मसाइल हों, ये सर्दी में आते हैं। सर्दियों में हमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए ताकि जिनको ये मसाइल नहीं हैं वो ना ही आए तो ज़्यादा बेहतर है? अच्छा, जैसे मैंने शुरू में कहा कि कई दफ़ा लोग पूरा हफ्ता अपने बाल वॉश नहीं करते, तो 1 से 2 दिन के गैप से ज़रूर अपने बाल वॉश करें। अगर आपको थोड़ी सी भी डैंड्रफ फील हो रही है तो आप उसमें हफ्ते में 2 बार एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करें। जब एंटी डैंड्रफ शैम्पू बालों पे लगाएं तो कोशिश करें कि तकरीबन 5 मिनट तक वो बालों की जिल्द पे लगा रहे। उसको फ़ौरन वॉश ना करें ताकि वो मेडिसिन आपकी स्किन पे लगी रहें। और बहुत ज़्यादा तेज़ हीटर के पास ना बैठें। अच्छा। कोशिश करें कि हीटिंग दरमियानी रखें। और अगेन जैसे मैंने कहा कि बहुत लंबी ड्यूरेशन की बात तेज़ गर्म पानी से नहीं लेनी आपने, दरमियाना पानी, इतना कि नीम गर्म हो। तो ये सारी चीज़ें अगर आप प्रिकॉशंस लेंगे तो आप इन मसलों से काफ़ी हद तक। अच्छा, जल्दी से ऑयलिंग का भी बता दें, कितनी एक हफ्ते में कितनी बार करनी चाहिए? अच्छा, ऑयलिंग बेसिकली बालों की कंडीशनिंग करता है या फिर एक ड्राई जिल्द को थोड़ा सा वो कर देता है मॉइस्चराइज्ड। हफ्ते में 1 बार काफ़ी है 2 घंटों के लिए। लेकिन डैंड्रफ वाले लोगों को ऑयलिंग नहीं करनी। अच्छा। डैंड्रफ जो है वो ऑयलिंग से बढ़ जाएगी। मैं ये स्पेसिफिक डैंड्रफ की बात कर रही हूँ जो सफ़ेद छिलकों की तरह, जिसको हम सेबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। डैंड्रफ वाले लोगों ने ऑयलिंग नहीं करनी। अच्छा, सही हो गया। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर आयशा हमारे साथ मौजूद थी जो कि डैंड्रफ के हवाले से बताया कुछ केयर हमें करनी चाहिए। ख़वातीन और हज़रात, सुबह की सोच में यहाँ पे वक्त हुआ चाहते हैं शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। आप देख रहे होंगे कि हसनैन अपने कपड़े भी चेंज कर चुके हैं और हाथ में उनके क्या है, डंबल है। आज के मसरूफ तरीन दौर में आपको पता है कि फिट रहना भी ज़रूरी होता है। हाँ, अभी दूसरा भी आ जाएगा और फिट रहना भी ज़रूरी है आजकल के दौर में, क्योंकि हम हमेशा से बात करते हैं कि वेट बढ़ गया है, एक्सरसाइज करनी चाहिए, फिर सर्दियाँ भी हैं, दिल भी नहीं करता, वर्कआउट रूटीन ख़राब हो जाती है। लेकिन कैसे आप खुद को फिट रख सकते हैं? अगर आपके घर में सिर्फ 2 डंबल्स मौजूद हैं, उनसे आप किस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं घर बैठे? सर्दियाँ तो कोई टेंशन नहीं है। इसी पर आज हम आपको प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करके दिखाएंगे। हसनैन आपके सामने करें। बिल्कुल ऐसे मैं बिल्कुल नहीं करूँगा ख़वातीन और हज़रात, मेरा क्या लेना देना एक्सरसाइज के साथ। मैं तो सिर्फ ये लेके आया हूँ। हमारे साथ मौजूद है नवीद सिद्दीकी
सिद्दीकी साहब जो कि जिम ट्रेनर हैं और जी। आप इनको हमारे प्रोग्राम में भी देखते रहते हैं और भी प्लेटफॉर्म्स पे ही जाते हैं। नवीद साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। आज का जो हमारा चैलेंज है आपके लिए भी कि हमारे पास ये छोटे से इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, ये हर शख्स के पास होते हैं, लेकिन इससे किस तरह से आप जिम से जान छुड़ा सकते हैं और घर में क्या कुछ कर सकते हैं, ये आज आपने बताया। ठीक है, सही है, सही है। तो हम आप एज अ डेमो आप मेरे साथ हाँ बिल्कुल आ जाएं, ताकि हम जो है वो लाइव जो है वो विजुअल परफॉर्मेंस कर दें। आ जाएं, नंबर ये इधर दे दें। नॉट अ जिम फ्रीक, ओके ओके, लेकिन हम साथ करेंगे ना लोगों को। हमने प्रोग्राम है ही उन चीज़ों उनके लिए बनाया कि जो जिम से कतराते हैं, वक्त नहीं निकालते। ठीक है, हमने बैरियर टू एंट्री लो रखना है। तो सबसे पहले हम डंबल्स को भी साइड पर कर देते हैं, हम सिर्फ बॉडी वेट एक्सरसाइज की बात करते हैं। इनके पास इक्विपमेंट भी नहीं है, तो वो किस किस तरह के एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिनसे उनके ऊपर से लेके नीचे तक पूरी बॉडी के सारे पार्ट, सारे जॉइंट्स कवर अप हो। अगर उन्होंने फैट लॉस करना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, तो वो घर में भी कर सकते हैं। सही। सबसे पहले जो हमारे पास कैमरा ये वाला फेस है जी, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास है, आप भी आ जाए, आप थोड़ा सा साइड पे होंगे, आप भी मेरे साथ आ जाए। नहीं मैं अभी नहीं आ सकती, वो इंस्ट्रक्शंस आपको दूंगी। पॉइंट सबसे पहले जो है हमने जो मूवमेंट, जो सबसे फंडामेंटल मूवमेंट होती है, नॉर्मल होती है उठक बैठ, जिसको हम स्क्वाट भी बोलते हैं। सही हो गया। नॉर्मली हम इस तरीके से आर्म रख सकते हैं अपने आप को एक स्टेबल या पोजीशन में रखने के लिए, यहाँ ऐसे भी रख सकते हैं। और हमने फ्रॉम द साइड अगर हम करें, थोड़ा सा हमने अपने पैरों को वाइड करना होता है और थोड़ा सा आउटवर्ड्स, और हमने पीछे से जो कुर्सी है उसके तरीके से हमने ग्लूट्स को, एब्स को पीछे निकाल के और नीचे बैठना होता है। और जो सारा स्ट्रेस आता है वो हमारे मेजॉरिटी अपने फ्रंट ऑफ द थाइस पे आता है, जिसकी वजह से जब हम लाइक दिस, थोड़ा सा आपका जो है ये है कि आपकी हिप्स पीछे जाएंगे तो थोड़ा सा टेक्निकली बेहतर होगा। इस पोजीशन में आपकी नीज पे थोड़ा ज्यादा ठीक हो गया। तो हम ये वाली जब मूवमेंट करते हैं तो इससे हमारे थाइस के जो मसल्स हैं, जो लोअर बैक के मसल्स हैं, हिप्स के मसल्स हैं, वो स्ट्रेंथन होते हैं। और हेंस जो सारे जॉइंट्स से रिलेटेड है, हमारी नी का जॉइंट, बिल्कुल ऐसे ही। और यहाँ पे आके बस यहाँ से नीचे नहीं जितना आप नीचे कंफर्टेबली जा सकते हैं विदाउट एनी एक्स एंड पेन। मुश्किल है भाई। हाँ, तो बस स्टार्टिंग ये मुश्किल। अच्छा, इसी चीज के लिए हमने इसको इजी करना है। तो लोगों के घर में सोफे तो होते हैं, तो नॉर्मली हम सोफे पे जो बिल्कुल नीचे नहीं जा सकते, उनको नी का पेन का इशू है, लोअर बैक का इशू है, तो वो स्टार्ट करें अपने रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए, नीचे बैठे और अपने थाई के जोर से। ओके, ठीक है। ये उन खवातीन के लिए या उन मर्दों के लिए जिनका वजन ज्यादा है, एक नॉर्मल मूवमेंट वो नहीं परफॉर्म कर सकते, तो इनिशियली वो यहाँ से करें। फिर जब उनकी इस पे स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाए तो फिर वो नॉर्मल स्क्वाट नीचे की तरफ प्रॉपर कर सकते हैं। सही, ये मतलब बेसिक है, ये आप किसी भी इक्विपमेंट के बगैर कर सकते हैं। इसके फवायद क्या होंगे? इसके फवायद हैं आपकी लोअर बैक, आपके थाई के मसल्स, आपकी जिसकी वजह से आपकी नी के ऊपर जो लोड पड़ता है चलते हुए, बैठते हुए, उठते हुए, वो लोड नी से हट के, जॉइंट से हट के पट्टों की तरफ जाएगा। क्योंकि अब नवीद साहब ये तो चीज़ें आपने बताई, खवातीन के लिए भी बताई और मर्दों के लिए भी बताई, क्योंकि हमारे पास अभी थोड़ा सा वक्त कम है। मैं चाहती हूँ डंबल के साथ आप एक्सरसाइज करके बताएं देखने वालों को, डंबल के साथ कि सबके पास ये चीज़ होती है घरों में। अब डंबल्स का सिर्फ ये डिफरेंस आता है, जैसे हम पुशअप्स की मूवमेंट भी करते हैं तो वो हमारे अपर बॉडी की स्ट्रेंथनिंग के लिए होते हैं, हमारे चेस्ट के, हमारे शोल्डर के जॉइंट, हमारे एल्बो के जॉइंट्स के लिए। तो ये जब हम बॉडी वेट पे एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो वो हमारे एक कंपाउंड पार्ट्स पे हिट हो रहा होता है कि लेट से हमने स्क्वाट किया तो हमारी नीज, लोअर बैक, ग्लूट्स, इन सारे मसल को एंगेज करेगा। अच्छा। लेकिन किसी का लेट से एक स्पेसिफिक पार्ट में इशू है और उसने एक स्पेसिफिक पार्ट की स्ट्रेंथनिंग करनी है, तो उसी चीज के लिए हमारे पास आ जाता है डंबल। ठीक है, सही। इससे लेट से अगर हमने अब ये वाली मूवमेंट लेट से कर रहे हैं तो ये किस मसल या जॉइंट के लिए है? किस मसल या जॉइंट के लिए? हमारे ये बाइसेप के मसल या जॉइंट के लिए है। अच्छा। और इसी के साथ जो फोर आर्म है, जो हमारी एल्बो है, इस जॉइंट के लिए है। लेकिन इसके अलावा डंबल के अलावा शायद ही कोई ऐसा वेट के अलावा इस पोजीशनिंग में करेंगे तो ये बाइसेप के लिए, बिल्कुल बाइसेप पोजीशनिंग में। अगर हम नॉर्मल बॉडी वेट पर करते हैं तो इतना रेजिस्टेंस आती नहीं है कि आपकी बॉडी फोर्स हो या आपको कोई मुशक्कत फील हो जिसकी वजह से आपकी बॉडी चेंज करे। इट्स गोना बी जस्ट नॉर्मल एंड इजी। तो इसलिए हम थोड़ी रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, हम वेट ऐड करते हैं, हम डंबल करते हैं। इस तरीके से अगर हमने एल्बो जॉइंट की मजीद स्ट्रेंथनिंग करनी है तो ये ट्राइसेप का मसल हमारा बैक ऑफ द आर्म बनाता है। अब ये बाइसेप से निकल के हम यहाँ पे चले गए और ट्राइसेप पे चले गए। अभी हम फ्रंट ऑफ द आर्म पहले करते जो कि बाइसेप है, अब हम बैक ऑफ द आर्म जो कि ट्राइसेप है उसको टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, ये कितनी बार होना चाहिए ये भी बता दें साथ साथ। डिपेंड करता है किसी की अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर आप कितना वेट लगा रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे जो मैटर करती है वो इंटेंसिटी करती है। आप अपनी कैपेसिटी में अपनी बॉडी को इतना पुश कर रहे हैं, जितना आप पुश कर सक रहे हैं उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। हसनैन, आप भी एक डंबल पकड़ लें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, साथ साथ आप प्रैक्टिकल करेंगे ना दोनों। तो ठीक है, अब हमारी एक तो मूवमेंट होगी बाइसेप की जो फ्रंट ऑफ द आर्म को स्ट्रेंथन करेगी। अब एक बैक ऑफ द आर्म की मूवमेंट होगी हमारी ये। ठीक है, या थोड़ा सा इसको आप स्ट्रेट रखेंगे, अगेंस्ट द फ्लोर रखेंगे, स्ट्रेट अप। ये अभी आपके थोड़ा साइड पे एल्बो, स्ट्रेट ऊपर, यहाँ पे ये देखें, ऊपर और ऊपर और ऊपर एल्बो इस तरफ लेके, बिल्कुल ये पोजीशन आपकी जगह स्टेबल रहेगी और ये मूव होगी। ये हमारी बैक ऑफ द आर्म एल्बो की आगे। अब हमारे शोल्डर जॉइंट की एक्सरसाइज हम रखेंगे, ये एल्बोस को थोड़ा सा शोल्डर से आगे लाएंगे, यहाँ से बनाएंगे एक 90 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद हम परफॉर्म करेंगे इसको स्ट्रेट
ऊपर ओवर द हेड सीधा। अगर हमारे पास नो डंबल्स होंगे तो हमारे ऊपर आते हुए टच होंगे डंबल्स। सही। ठीक है, ये हमारे शोल्डर की स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज आ गई, बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन आपके ओवर द हेड आएगा डंबल जब आप ऊपर लेके जा रहे हैं, ओवर द हेड, मतलब जब नीचे आ रहे इसको हैं इस साइड पे करना है, बिल्कुल ये परपेंडिकुलर एक 90 डिग्री बना रहा होगा, जब ऊपर आएंगे तो स्ट्रेट पैरेलल टू द ग्राउंड। ठीक है, और नीचे ठीक है, नीचे आपका ठीक है, बिल्कुल ऊपर ठीक आके है, ये ऊपर आके ठीक है, बस नीचे थोड़ा सा आप कोनी आगे रख सकते हो क्योंकि नेचुरल एंगल आपके शोल्डर से आपके एल्बो का आगे की तरफ होता है। ठीक है, ये हमारी 3 मूवमेंट्स हो गई। इसके अलावा अगर हम लोअर बॉडी की करना चाहते हैं, खवातीन जिनको थाई का फैट या थाई की स्ट्रेंथनिंग करनी है, वो वही सेम मूवमेंट जो हमने पहले की स्क्वाट, डंबल को हम यूं पकड़ सकते हैं इस तरीके से, या इसको बोलते हैं गॉबलेट पोजीशन। वही सेम थोड़ा सा वाइड, इसको बंद नहीं करना, बंद कर सकते हैं। ओके, ठीक है, इस तरीके से पकड़ सकते हैं या बंद कर सकते हैं, थोड़ा सा वाइड, अपने फीट थोड़े से बाहर, एज कंफर्टेबली जितना आप कर सकते हैं, एंड देन आपको वही पीछे की तरफ जैसे कुर्सी पे आप बैठे, जो पहली पोजीशन थी, बैठे और ऊपर आए। जब आपके लिए इजी हो जाए तो आप डंबल का वेट बढ़ा लें। बाय द वे वेरी डिफिकल्ट, yeah, for an initial person it's going to be difficult definitely, but that's what exercise is. exercise का काम ही ये है कि आपने अपनी बॉडी को फोर्स करना है कि वो नेक्स्ट लेवल पे जाए, आपके जॉइंट्स को तगड़ा बनाए, आपकी फैट को कम करे, और ये भी आपकी एनर्जी पर ही डिपेंड करता है, जितना आप कर सकते हैं उतना। बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं इनिशियली स्टार्ट करता था किया था तो उस वक्त मैं खाली डंबल भी नहीं लगा सकता, आज मैं 50 kg डंबल भी लगा सकता हूं, तो इट डिपेंड्स स्लोली एंड ग्रेजुअली। माशाल्लाह से वही बात है ना कि आपने स्ट्रक्चर कुछ और है ना सर, हमारा बहुत बढ़ चुकी है। अच्छा, ये थोड़ा सा बताइएगा नवीद कि जो आर्म्स के लिए होती है डंबल की एक्सरसाइज, देखने वालों को, व्यूअर्स को जरा ये एक दफा क्लियर कीजिएगा कि किस तरह से वो कर सकते हैं जो आर्म की एक्सरसाइजेस होती हैं डंबल के साथ। ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि यही आप जो एक्सरसाइज है, इसको स्ट्रेट रखेंगे, शोल्डर्स को बैकवर्ड, एक नॉर्मल पोस्चर, और सिर्फ आपने अपने फोर आर्म्स को ऊपर लेके आना है, क्लोज टू योर शोल्डर्स। ठीक है, आपके एल्बो आगे या पीछे नहीं जाएगी, स्टेबल रहेगी। सही। नीचे आएंगे, ऊपर आएंगे, आपके बाइसेप्स का मसल वर्क कर रहा है, आपके आर्म का फ्रंट ऑफ द आर्म का जो रीजन है वो टारगेट हो रहा है। इस तरीके से आपका ट्राइसेप का जो बैक ऑफ द आर्म का रीजन है, उस तरीके से आप नीचे जाएंगे और ऊपर जाएंगे, तो ये जो आपके जो मसल्स हैं, पट्टे हैं, ये जॉइंट्स को स्ट्रेंथन करेंगे, ताकि जब आप लेट से कोई मूवमेंट करते हैं, आपने आगे से कोई चीज खींचनी है या पकड़नी है, या आपने कोई चीज धकेलनी है आगे की तरफ, कोई सामान उठाना है, तो उसमें आपको कभी आपके जॉइंट्स में जो है वो प्रॉब्लम ना हो। इसी तरीके से हम अगर और थोड़ी मूवमेंट्स की तरफ जाएं, एंड करते हैं इसको, तो हम जो है, अगर हम लोअर बैक की एक बड़ी जरूरी बॉडी पार्ट है जो कि हम काफी इग्नोर करते हैं, लोअर बैक की अगर एक मूवमेंट करें तो उसमें हमने, आप मुझे फॉलो कीजिएगा, स्ट्रेट अपराइट रहना है, आप अपने हाथ बिल्कुल क्लोज टू द बॉडी लाने हैं, और ग्लूट्स को, जो आपकी हिप्स हैं, उनको पीछे की तरफ, जैसे कोई दीवार है उसको टच करना है। ठीक है, नीचे आएंगे, आपके ऑटोमेटिकली आर्म्स थोड़ा सा नीज को बेंड करेंगे, नीज को थोड़ा सा बेंड करेंगे, कोशिश करेंगे कमर सीधी रहे, बिल्कुल ठीक है आपकी फॉर्म सैन साहब, और आप ऊपर आएंगे इस तरीके से। इस तरीके से आप 5, 6, 7, 8 दफा करेंगे तो आपके लोअर बैक के पट्टे मसल्स काम करना स्टार्ट हो जाएंगे। जितना आप इस पे अपनी बॉडी को एक सही फॉर्म के साथ ट्रेन करेंगे तो स्ट्रेंथनिंग होगी। ठीक हो गया। ख़वातीन हज़रात, मैं आज यहाँ से क्लोज करूँगा, आप यहीं से क्लोज करें। ठीक है, ख़वातीन हज़रात, ये थी गज़ल अशरफ जो कि आज हमारे साथ मौजूद थी। इन्होंने सारी एक्सरसाइजेस देखी हैं, और ये थे नवीद सिद्दीकी साहब जिन्होंने आज प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस हमें बताई, और हम उम्मीद करते हैं कि नवीद के साथ इस तरह के सेगमेंट्स हम करते रहेंगे ताकि आपको प्रैक्टिकलिटी में भी पता चल सके कि जो बाइसेप्स लगाते हैं या फिर लोअर आर्म की आप एक्सरसाइज करते हैं, उसका एग्जैक्ट वे क्या है और राइट वे क्या है। आज की सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गज़ल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।